ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के इस 5वें एडिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी मुल्क की काबिलियत वहां की किताबों से आंकी जा सकती है, धर्म स्थलों या इमारतों से नहीं। किताबों का अलग एक अपना धर्म होता है। जहां विज्ञान सांस लेता है, मानवता मुस्कुराती है। किताबें हर युग में युद्धों के खिलाफ खड़ी रही हैं। परमाणु परीक्षण से ज्यादा इस दुनिया को किताबें पलटने की जरूरत है। किताबों से बड़ा युद्ध नहीं इस दुनिया में बर्बरता के खिलाफ। आदित्य रहबर की ये पंक्तियां उस सच्चाई को बयां करती हैं जिससे कई बार हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि किताबें शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से हमारे दिल को छूना चाहती हैं और बाकी की चीजें जो शोर मचाती हैं उनकी तरफ हम अधिक आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जरूरी है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोगों को और खासतौर से नई पीढ़ी को किताबों से फिर से जोड़ा जाए। इसी प्रयास के तहत ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जिसका ये 5वां सफल वर्ष है। नागपुर वासियों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है और उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हर साल कुछ नए आयाम इस कार्यक्रम में जोड़े जाएं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। आदरणीय अतिथियों का शुभागमन हो चुका है। मैं उनसे निवेदन करती हूं अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री सिद्धार्थ काक जी, आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी, श्री सुनील रायसोनी जी, डॉक्टर राजन वेलुकर जी, श्रीमती वर्षा मनोहर जी, श्री विलास काळे जी से निवेदन है वे भी कृपया दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। दीप देव नमस्तुभ्यं तिमिरो नाशितस्त्वया स्वयं ज्वलन प्रकाशम नो यच्छसि त्वमुदारधीः। यह प्रकाश ज्ञान का, विद्या का, आदान प्रदान का, सहयोग का, सहकार्य का प्रकाश हमारे हृदयों को प्रकाशित करे और हम एक दूसरे से जुड़ें, वर्चुअल वर्ल्ड से कम और रियल वर्ल्ड में ज्यादा। यही शुभकामना है। आदरणीय अतिथियों का हृदय से धन्यवाद। हमारी एक परंपरा है कि हम अपने किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले भगवान गणपति की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें हम विघ्नहर्ता मानते हैं। यहाँ तक कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लक्ष्मी पूजा का पर्व है दीपावली, उसमें भी हम गणपति की पूजा करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति का हमारा मार्ग और उसके उपयोग के हमारे साधन वे सब भगवान गणेश की विवेक बुद्धि से प्रेरित हों। तो चलिए गणेश वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। संस्कार कथक केंद्र की श्रीमती प्रियंका अभ्यंकर की शिष्याएं लिपि सारडा और राधिका चौथई वाले अब प्रस्तुत कर रही हैं गणेश वंदना। निरागसहो गणपति सूरनिरागसहो 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 शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागसहो
सुमनानी भरली ओंजळ नित्य रीती भावी चरणावरी आम्ही बालक मधुर हासे भावतसे वाहो सुरा ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति निरंतर लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो Performance it was, and now we'll be inviting the dignitaries on the dais in the inaugural session of the 5th edition of Orange City Literature Festival organized by SGR Knowledge Foundation. We are blessed to have with us Shri Devdutt Pattanaik ji, who will be shortly joining us as the chief guest. We are having our guest of honor, Shri Siddharth Kak ji, author, filmmaker, TV personality, founder trustee of Surabhi Foundation. And we are pleased to have Dr. Radhakrishnan Pillai ji, best-selling author, chief leadership coach at Chanakya Private Limited, trainer and personal mentor and well-known leadership speaker. In fact, his book, Chanakya's 100 Best Sutras, will also be launched here in this inaugural session. रायसोनी ग्रुप के द्वारा हमारे नागपुर शहर में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई अनेक गतिविधियों का संचालन पिछले अनेक वर्षों से किया जाता है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में रायसोनी समूह सदैव अग्रणी रहा है। उसी श्रृंखला में ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जिसका ये 5वां सफल एडिशन है, जिसमें नागपुर के सभी हर पीढ़ी के लोगों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है और इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आप इन 3 दिनों में बहुत सारे लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए, प्रस्तोताओं के लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन एक बार आप खुद अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आपके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वैसे तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दोनों पांव अगर साथ दें तो और बात है। तो एक कदम हम रखते हैं और दूसरा कदम जब आप रखते हैं तब वो कार्यक्रम सफल होता है। इसके लिए आपका विशेष आभार। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सचिन ऊटवाले जी to please welcome Dr. Radhakrishnan Pillai, internationally acclaimed author, trainer, leadership speaker and personal mentor, Dr. Radhakrishnan Pillai, जिन्होंने दुनिया को बताया है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के सूत्र आज भी और हर युग में प्रासंगिक हैं। वे आज इस मंच पर हैं, उनका हार्दिक स्वागत। निवेदन करती हूं श्री सुनील रायसोनी जी से, वे स्वागत करें विशिष्ट अतिथि श्री सिद्धार्थ काक जी का। श्री सिद्धार्थ काक, वेल नोन टीवी पर्सनैलिटी, प्रोड्यूसर, ऑथर, प्रेजेंटर,
जिन्होंने 90 के दशक में हमारी सांस्कृतिक सुगंध की सुरभि हम तक पहुंचाई, और वो सुरभि 10 बरसों तक हमारा मन मोहती रही और आज भी हमारे हृदय में अविस्मरणीय है, अक्षुण्ण है। इसके बाद भी अपनी संस्कृति की सेवा करने का उनका व्रत जारी है और आज उनकी उपस्थिति से हमें अभिभूत हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर श्री सिद्धार्थ काक जी। मैं प्रोफेसर अमित गंधारे को आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि वे वर्षा मनोहर मैम का स्वागत करें। I request Shri Raisoni ji to please welcome Dr. Rajan Welukar. I invite Madam Meena Rajesh and I request her to please welcome Shri Sunil Raisoni ji, Chairman Raisoni Group and Orange City Literature Festival. I invite Mrs. Amina Wali and I request her to welcome Shri Raisoni ji. Had it been possible, we would like to individually welcome all of you, but because it is not practically possible to please accept words of welcome in your honor and to say these sweet words of welcome and also tell us more about how the Orange City Literature Festival's 5th edition will unfold and what we expect from it. I invite Dr. Rajan Welukar ji. I request him to please deliver welcome address and give introductory remarks. Good evening, everyone. Let me first, on behalf of the Orange City, a very famous city for oranges and many other things, the centralmost city in India, that is Nagpur. श्री सिद्धार्थ काक जी, जिन्हें देख के, जिनके कार्यक्रम सुरभि आप सब ने, मेरे जनरेशन ने और मेरे बाद के जनरेशन ने भी सुरभि को देखते देखते हम बड़े हुए हैं और हमारे जीवन में सुरभि जैसा कार्यक्रम, उन दिनों जो कार्यक्रम आते थे वो कार्यक्रम हम आज भी भूल नहीं सकते हैं. The way in which they were delivering their program, the kind of professionalism they had in delivering the program, I think we can't forget the professionalism. हर व्यक्ति को लगता था कि वो जो स्लॉट है टेलीविजन का, वो स्लॉट हमारे से मिस नहीं होना चाहिए. और उन दिनों जो भी कार्यक्रम हमने देखे, रामायण में, मेरे माँ ने मुझे रामायण जब चलता था उस दौरान, वो मिट्टी का घर था मेरा, उस पे कवेलू थे और वो कवेलू लेने के लिए मंगलवारी बाजार में, अगर आप जानते हैं तो मंगलवारी बाजार में सीताबर्डी से साइकिल पे मैं गया और गलती से मैं वो 9 या 9:30 बजे जो प्रोग्राम आता था तब पहुंचा, तो मुझे वहाँ एक भी आदमी नहीं दिखा. फिर आजू बाजू देखा तो एक घर में, क्योंकि टेलीविजन भी हर एक के घर में नहीं होता था, वो घर में सारी की सारी भीड़ दिखी और मुझे कम से कम 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा और वो भी समर था. आप जानते हो, एक तो साइकिल से इतने दूर जाना और वो. तो सिद्धार्थ जी, मैं आपको OCLF की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे ऑरेंज सिटी में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. राधाकृष्ण पिल्लई, आई एम श्योर young people and most of the people, those who are working in the corporate sector, must have at least heard about the books which he had written, the way in which he has put Chanakya before all of us in the present context, which is helping each one of us, those who have read or those who have heard him talking about Chanakya, and
whatever lessons he had given, it is useful in today's context. Also, that is the greatest service which he has done for all of us. So thank you very much, Radhakrishnan Pillai. मुझे थोड़ा राधा कृष्ण पिल्लई बोलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं उसे हमेशा राधा ही बोलता हूँ. तो बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए डायस, सो आई मस्ट गिव हिम रिस्पेक्ट. राधा में एक प्रेम है, राधा कृष्ण पिल्लई में एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं जब उसे राधा बोलता हूँ तब वो मेरे हृदय के करीब होता है, और राधा कृष्ण पिल्लई बोलता है तो एक स्ट्रक्चर में मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेज का स्ट्रक्चर है. सो थैंक यू वेरी मच राधा फॉर कमिंग फॉर दिस OCLF of this edition. Raisoni ji, of course, he's catering to not less than 40,000 young people in this part of the world, creating an opportunity for this 40,000 young people every year for their careers. We must thank him that not only he is catering academic, but he is also taking part in several other activities like literature festival. He has brought this literature festival to the Orange City, and therefore I welcome him also and thank him on behalf of all of you. ताई को आप भूल नहीं सकते हैं. अब मैं तो एक वजह से भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि इनके पिताजी के नाम से लोनावाला में, जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ, जिसका नाम है कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट, जिसे 100 years कंप्लीट हुए हैं. ए रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट विच इज़ इन लोनावाला इन योगा, बट योगा not which you see on the television, but it is a research based institute where Harvard Institute also comes there and then learn from them from the research perspective. मैं उस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, और इस इंस्टीट्यूट को मैडम के पिताजी ने एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, ताकि वहाँ और जिससे एक हॉस्टल बनेगा, और वो अभी कंप्लीट होगा अगले महीने में. तो मैं ताई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज़ ए रिले रेस. अब रिले रेस में तो नेक्स्ट वाले को भी उतनी अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, एंड मास्टर रायसोनी हमारे बीच में है, who has taken that baton. I don't say completely, but he has taken that baton from the senior Raisoni, and he is also bringing new perspective into the educational institution. So I welcome all of them, all the dignitaries, those who are sitting off the dais, and all of you, those who have assembled here for this edition of Orange City Literature Festival. It gives me a great pleasure to welcome all of you on behalf of OCLF, and to especially welcome the authors who have traveled from afar to the opening of this ceremony at Nagpur in this evening. The diversity with which literature is presented at this year's festival once again will be very, very impressive. I have read the list of the authors, those who are coming for this edition of OCLF. It is really, really wonderful. And at one platform, you will know the perspective of different people on different subjects, on different topics. And the way in which the author puts the perspective, unless and until you meet and you hear and you listen to that particular author, you will not be able to really get the perspective of that particular person. And therefore, this is the platform which has been created for the people of this region.
The presenters will come together in person or via live stream sometimes, engage with other authors from various disciplines, discuss their work and their worldview, and of course, read from their latest works. In this context, Mr. Raisoni, I think it is remarkable that you have once again invited not only the celebrities from all over to participate in this exchange, but also excellent authors who are not yet so well known outside the region. In this exemplary way, you have succeeded in bringing this literature to this orange city. There is no doubt that intercultural exchange is greatly enhanced by this festival of literatures of the world. The translations prompted by this festival play an important role. They are what facilitate the mutual exchange and are often even what make it possible in the first place. The presentation of well-known and as yet unknown voices who convey different impressions and perspectives from their countries will arouse curiosity and possibility, inspire the listeners want to know more and more. The world encompassing digital communication systems, media, tourism, not to mention economics, have significantly changed the function, content, and forms of the arts. One might think that this would almost automatically improve the familiarity with, understanding of, and respect for other cultures. But superficial awareness alone is not enough to comprehend the social, cultural, and historical reality of a time or a culture. Offering more depth to promote understanding is a classical task of literature, but also of other forms of cultural expression. In the coming days, we will certainly hear in the many discussions with the artists to what extent the economic and political environment influences literature in their regions. The fact that this dialogue of literature is taking place in our city is an honor for us. I also hope that in addition to conversations and discussions with your colleagues from all over, you will find time to take a few strolls through our city. It is worthwhile to get to know the extra literary new Nagpur as well. Dear Mr. Raisoni and his team, I thank you and your whole team for your great, tireless work. I wish the 2023 OCLF a great success once again, and that great success will happen just because you are participating in this literary festival. It will be successful just because of your participation. I should not forget to thank Mrunal and her team, who is putting her efforts tirelessly since not less than 3 months. I remember, might be every week I must be getting a call from her. She is doing everything, whatever is needed. And I'm sure last time I said the gathering was little less, but this time I see the gathering is satisfactory. Next time रायसोनी जी को थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो आप लोग खर्चा करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमें मंडप दुगना करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और आप लोग उन तक यहाँ जो हो रहा है वो अच्छे से पहुँचाए. That is what I wish, and I am sure you will do that. So once again, I welcome all of you to this edition of Orange City Literature Festival. My best wishes to this festival. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Indeed, it's a pleasure to have Dr. Radhakrishnan Pillai with us. His constant endeavor to spread Chanakya's ancient wisdom took him through loads of challenges that he had managed to turn into opportunities. These include being a business strategy consultant to hundreds of organizations and training thousands of executives worldwide. His clients who have been instrumental in their personal growth and the growth of thoughts of Chanakya include the names like Economic Development Board of Singapore, World Trade Center, Price Waterhouse Coopers, and many more. Internationally, he had the chance to represent India in various national and international conferences. It's a pleasure that on this platform, his book, Chanakya's 100 Best Sutras, will be launched today. I request the dignitaries on the dais to please do the honor. आज ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के इस मंच पर चाणक्य के ज्ञान को पूरी दुनिया तक नए अर्थों के साथ पहुंचाने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी की किताब चाणक्याज 100 बेस्ट सूत्रास का विमोचन आदरणीय अतिथियों के करकमलों से किया जा रहा है। इस किताब के माध्यम से वो ज्ञान जिस पर भारत को गर्व है और जो भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, पूरी दुनिया तक एक बार फिर से नए संदर्भों के साथ पहुंचे, ये हमारी शुभकामना है। As they say that books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill. So here we have with this new book, which we hope will find many readers, and the readers will be benefited by the pearls of knowledge compiled and presented in this book. Now I request Dr. Radhakrishnan Pillai ji to share some pearls of wisdom on this platform with us as well. Dr. Radhakrishnan Pillai, please. It's an honor to be here once again. You know, Mrunal always keeps calling Sunil ji, Rajan sir, and say, Ana hai. Now it is the 5th year that I have been part of not only being an author, but thankfully also part of the organizing team. So I'll tell you something interesting. You know, one of our organizing team members was telling, अच्छा है आपका कैलेंडर बुक हो जाता है साल में एक बार नागपुर आने के लिए. And let me tell you, I've been part of it right from season number 1 to now edition number 5. I can see the progress and the commitment. Believe me, to change the culture of a city from being known as an orange city to an orange city with literature, it takes some commitment. So I definitely respect the Raisoni group for doing that, and it is not easy. And we have the next generation also. आपको बहुत आगे बढ़ाना है. Maybe after many years we have a 25th edition, and I'm still around. You know, friends, I'm only going to talk about 2 things today. Number 1 is the festival. The festival becomes successful only because of 2 reasons. One is the organizers and the people who want to come and be part of the organizing. So, you know, there'll be many events you must have seen, you know, 80 plus authors, 100 plus sessions, parallel sessions. In India, we like to give more than what we take, especially शादी में, isn't it? यहाँ पे तो buffet आपके लिए. So you decide where to go, what to do, and the best part is that even if you missed a session, you can still watch it on YouTube. No, because when I was going through it, I said, oh, 3 din. I have 3 sessions, it's one part of it. But other than that, what am I doing? I'm going to be one among all of you. I want to attend, listen to all these great speakers and experts who have documented their works, interact with them, click a selfie, upload it on YouTube or maybe Instagram. But let me tell you, friends, don't miss out on the opportunities of people you have not met. That's where technology comes in. So with that, I just want to leave you with a thought. Come here as a person who loves book, but go back with a thought that one day you will write a book. So there is a story to be told for everyone. And let me tell you, it is possible. There are so many people who have done it. There are publishers. There is crossroads over here. It is not difficult, but come back inspired to go and inspire others. Now coming back to the second point in my book. I'll not speak too much because it was by chance. I remember we were having a meeting
And last edition we launched one of my books. That time Shatrughan Sinha ji was there. तभी भी launch हुआ, and my father was here that time. He is also an author. So like, okay, इतना बड़ा launch हो रहा है, and I don't know for what reason, by chance I just told them और एक नई किताब आई है, किताब number 22. And Mrunal ji took it up. Sunil ji said, okay, इस बार भी launch करते हैं. So the launch is only a small part of it, but I'll tell you, since we have done the launch, what is the book all about. This is my 22nd book on Chanakya, not one or two. अब सोचिए, एक ही व्यक्ति का knowledge इतना है कि 22 किताबें लिख चुका हूं, and the interesting part is that I'm writing 4 more books. So every year it's like a factory, right? But every book is different. So I just want to tell you my first book. I remember Rajan Welukar sir had launched it in Mumbai University called Corporate Chanakya. And now it's going on and on and on. What's so unique about this book? Let me tell that. Number one, it was the most difficult and the most easiest book for me to write. Why difficult? It's like, 6,000 sutras of Chanakya, you have to pick up only 100. बहुत बड़ा काम है वो. It's like asking a mother, आपका favorite बच्चा कौन है? I mean, it's a really tedious task. But let me tell you, I took more than 6 months to decide which are these 100 best sutras of Chanakya. But let me tell you, I only took 1 month to write the whole book. Writing is not a problem, but thinking is a problem. Now coming back to this book, you can go on, and the best part of the book is that you can open the book from any page and read it. What I have done is simplified Chanakya. And here is what I want to tell you, my dear friends, we are proud to be Indians, we have a great culture, and I was telling Siddharth ji also, there is no country in the world which is not proud about its own culture, isn't it true? Tell me a country or a culture which is not proud about its ancestors. अगर आप अमेरिका में जाओ, they still love the cowboy culture. If you go to Australia, they're still proud about their culture. If you go to Singapore, everybody's got a story to tell. But India has something unique, जो other cultures में नहीं है, शायद भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है. That is called the spiritual culture, isn't it? So this is something that we should know, that our culture has got everything right from science, management, technology in different ways, yet everything was connected to God. So Chanakya at the end of it created leaders who were called as Raja Rishis. Raja bhi hai, lekin Rishi bhi hai. And that's why if you see the business communities in India, they believe that it is not just creating wealth, but distributing the wealth back to the society in various forms. And I just want to say over here, not just read the book, get inspired by Chanakya and other personalities, study the great Indian culture, and all of you can be cultural ambassadors of our own country in a different way. So I just want to tell that, again, what I said, please come here, get inspired in the next 3 days. As authors, speakers will be there, but go back and think about writing your book. Maybe in the forthcoming sessions of the Oriental Literature Festival, you will be one of the authors whose book will be released. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pillai. So as he said, you come here, you get inspired and be ready to inspire others. Read books, and then gradually, as you grow, your thoughts, your thought process, you become a writer. So all the best to those who are very good readers and maybe budding writers in future. इस मंच पर आज एक ऐसी हस्ती उपस्थित हैं जिन्हें हम टीवी के उस दौर से जानते हैं जब टीवी में अलग अलग खिड़कियों पर चीखते चिल्लाते एंकर्स नहीं हुआ करते थे, जब सास बहू के ड्रामे हमारी शामें खराब नहीं किया करते थे, और जिन्होंने ये प्रूव किया that there is no need to raise your voice to make a mark. In a gentle, graceful and polite manner, you can make a long-lasting impact that Siddharth Kak ji and his production Surabhi has made on us. His television company Cinema Vision India has won several major television awards and 3 international awards as well. It has produced more than 100 documentaries and several long-running television documentary series for leading television channels in India. सिद्धार्थ काक जी, जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बड़े रोचक तरीके से नई पीढ़ी तक दूरदर्शन के माध्यम से और उसके बाद अन्य अनेक चैनल्स के माध्यम से पहुंचाया, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं,
आज उनसे मुखातिब होने का हमें यह अवसर मिला है। उनका इंटरव्यू तो थोड़ी देर बाद एक विशिष्ट विषय पर किया जाएगा, मगर उससे पहले हम अपने ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के लिए उनका आशीर्वाद तो ले लें। सो आई इनवाइट श्री सिद्धार्थ काक जी with his views. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। देखिए, ये प्रसिद्ध तो था प्रोग्राम, लेकिन कई साल पहले था। अभी भी आप याद कर रहे हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी, थैंक यू। सुरभि ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हम सिखाने की कोशिश नहीं थी, हम सीख रहे थे, और वो इम्पॉर्टेंट ये था कि हम साथ में सीख रहे थे। वो जर्नी जो थी वो साथ वाली जर्नी थी। तो मुझे बहुत सीखने को मिला। बाय द टाइम मैं आपको इतना बताऊं कि अब तो मैं आपसे हिंदी में भी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी शुरुआत जो है, मैं अंग्रेज़ी पब्लिक स्कूल में भर्ती हुआ था, लॉरेंस स्कूल ऑफ सना, एंड देन आई वाज इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन दिल्ली। तो मेरी जो है पूरी एजुकेशन जो है वाज एन एजुकेशनल इन इंग्लिश। लेकिन जब हमने सुरभि स्टार्ट किया तो प्रोग्राम तो हिंदी में था। मैंने एक हिंदी ट्यूटर को भी रखा। तो हमने पहले जो रिहर्सल किया, पहला शो, कभी कभी आप देखें, वो है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कुछ होंगे। तो मैंने सुरभि को इंट्रोड्यूस किया। तो मेरे वो जो मेरे कंसल्टेंट जो थे हिंदी, बोले रुकिए रुकिए, अरे सर क्या कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा क्या हुआ पंडित जी, ये सुरभि सुरभि क्या बोल रहे हैं आप, ये सुरभि थोड़ी है, आप सुनिए, ये है सुरभि। अरे वाह, उसकी जो एक लहर जो दौड़ी मेरे रगों में से, सुरभि क्या बात है, उसमें वो एक संगीत था। तो मुझे वहाँ से पूरा जो हिंदी में बात करना, हिंदी में बात सुननी, लोकल रीजनल लैंग्वेज की जो मिठास होती है, वो जो है अप्रिशिएट करना, वहाँ से शुरू हुआ। और सच बात यह है कि आज ऐसी सिचुएशन है कि जो मुझे कहना है, अगर मैं हिंदी में कहूँ, उसमें मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा असर होगा बनस्पति है कि मैं अंग्रेज़ी में वही चीज़ कहूँ। लेकिन वो रही सुरभि की बात। और मैं तो वेट कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी किताब आपके सामने आएगी, और अगर आप में हिम्मत है तो आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और हमारे इंटरव्यू के लिए भी आप शामिल रहेंगे। जो इंटरव्यू नहीं होगा, मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आपने मेरी किताब पता नहीं उसके बारे में सुना भी है, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर जो हैं पंडित रामचंद्र काक, वो कश्मीर के आखिरी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो है नहीं। और उनकी जो वाइफ जो थी, वो पहली इंग्लिश लेडी थी जो कश्मीर में आके एज अ वाइफ, शी वॉज माई स्टेप ग्रैंड मदर, मार्गरेट मैरी ऑलकॉक। उनकी कहानी, अब वो उनकी कहानी भी विशेष इसलिए है कि वो प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के थे इन 1947, जब विभाजन हुआ था और कश्मीर में भी वो इन्वेजन हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान। ही वॉज अंडर द महाराजा ऑफ कश्मीर। तो उस वक़्त क्या व्यवस्था थी, उस वक़्त क्या सिचुएशन थी, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है जो हम आपको बताएं। लेकिन वो आप जब सुनेंगे तो सुनेंगे। तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू यू watching and listening and participating in asking some questions, I hope, of a time which is a very important time in our lives, not only politically, but the kind of courage it took, I would say, if you get a chance to have a look at this book, which is called Love, Exile, Redemption, the story of, or the saga of Kashmir's last Pandit Prime Minister and his English wife. It is, I think, a love story of the ages. It's a historical romance. तो अभी मैं इसको और प्रमोट नहीं करता हूँ, आप आइए सुनिए और अपनी राय मुझे दीजिए। तो आज का मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। मृणालिनी जी हैज़ बीन वेरी परसिस्टेंट, एंड मैं उनको पहली बार देखा हूँ आज मैंने कहा अरे
such a young and small young lady with very big and powerful ideas, and बहुत ही अदब, बहुत तमीज़ से, लेकिन बहुत persistently वो आगे बढ़ी हैं और किया उन्होंने जितना भी काम करना है। मैं मानता हूँ, congratulations. I want to say congratulations even for the idea of the title of Orange Lit Fest. I don't know कि ऐसे कोई Orange Lit Fest कोई और है भी कि नहीं, कोई ऐसा बुक फेस्टिवल है, आप मुझे बताइए नागपुर में जहाँ पे जो उसको ऑरेंज बुक फेस्टिवल या ऑरेंज लिटरेचर फेस्टिवल कहते हैं, या ये इकलौता है? इकलौता है। तो ये जो है दिमाग में रहने वाली बात है ये, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्राइकिंग टाइटल है। ऑफ कोर्स नागपुर इज दी ऑरेंज सिटी, बट टू कॉल इट द ऑरेंज लिट फेस्ट इज अ स्ट्रोक ऑफ इंस्पिरेशन, सम जीनियस आई थिंक। वो किसका आइडिया था? आप मुझे बताइए रैजोनी साहब। ऑरेंज फेस्टिवल, लिट फेस्ट, वो जो नाम था वो किसका आइडिया था? नहीं, ऑरेंज सिटी तो है, तो ऑरेंज लिट फेस्ट आप में से किसी ने? अरे हम्बल, चलिए देखिए रैजोनी साहब ने अपने टीम में, मेरे ख्याल से वो ज़रूर आया होगा, लेकिन इट इज़ अ स्ट्राइकिंग व्हेनेवर आई मेंशन कि भाई देखिए मैं if it was to be called the Nagpur Lit Fest, I think people will say अच्छा ठीक है नागपुर का लिट फेस्ट है, एक और जयपुर का है, नागपुर का है, कोलकाता का है, लेकिन आपने इसका नाम रखा ऑरेंज लिट फेस्ट। सारे शहरों में से एक ऑरेंज का शहर है, और ऑरेंज बाय इटसेल्फ इज अ वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर which signifies a certain kind of energy and vitality जो ऑरेंज में है। और आखिर में मैं इतना ही कहूँ कि आप यहाँ पे पेशेंटली मुझे सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बाद में भी आप सुनेंगे। जो एक दो मेरे पहले स्पीकर्स ने कहा है, असली में इट इज़ दी, आपकी मौजूदगी बहुत इम्पोर्टेंट होती है आर्टिस्ट के लिए। मैं इतना ही कहूँ कि जब एक डांसर है, क्लासिकल डांसर है, या एक आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, वोकलिस्ट है, तो वो तीन चीज़ें उनको चाहिए जिसके कारण वो एक बेहद प्रभावशाली और इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपकी काबिलियत, आपकी ट्रेनिंग, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, सबसे पहले आप में से वो चीज़ आएगी। दूसरा है आपके ऊपर वाले के साथ रिश्ता। उस वक्त यू आर मेकिंग अ कनेक्शन with a universal consciousness with God. When you dance, when you sing, and this is not something that I knew, but I learned during the course of making this television show, meeting so many people who were outstanding artists, geniuses in their art form. लेकिन तीसरी चीज़ मैंने जो सीखी और मैं आपके साथ शेयर करूं, जो तीसरा हिस्सा होता है कि एक आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के एक्सीलेंस में है उसकी ऑडियंस। आप अगर आप एक इंटेलिजेंट, अप्रिशिएटिव, रिस्पॉन्सिव ऑडियंस है, तो आर्टिस्ट भी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, वो आपका रोल है। तो मैं आपको कहूँगा आप भी आर्टिस्ट हैं। आज अगर आप बुक फेस्टिवल में शामिल हैं, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका अटेंशन है, जैसे अपने पिल्लई साहब ने कहा, आप भी ऑथर की क्षमता रखते हैं। सब में है, सब में आर्ट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद यू टुडे, टुमारो ऑल्सो। कुछ अपने दूरदर्शन की भी बातें होंगी, आज अपने किताब की बात होगी। एंड आई really wish this festival the very best because it's an inspiring atmosphere. ये भी कह दूँ कि मैं जब आ रहा था प्लेन में तो मैं थोड़ा घबरा गया। क्यों घबरा गया?
ये सारे और भी मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो मेरे वहाँ से आ रहे थे बम्बई से, यहाँ पे अभी आएंगे, मेरे ख्याल से ट्रैफिक जैम्स हैं। उन्होंने कहा अरे आप ये शर्ट वर्ट पहन के आ गए हो, क्या है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? ठंड है भाई नागपुर में, आपने कोई स्वेटर वेटर नहीं लिया? आपके इतने सारे शॉल्स हैं, एक शॉल तो ले आते। मैंने कहा मगर क्यों भाई, गर्मी है इस वक्त, और वो तो थी दिन में। उन्होंने कहा जरा देखिए शाम तक क्या होने वाला है। तो मैं आई एम थैंकफुल कि कम से कम मैंने एक कॉटन जैकेट तो लाई है। आई डोंट नो वो पूरा होगा कि नहीं, लेकिन अब तक इसी वक्त जो मुझे महसूस हो रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, इट्स वेरी प्लेजेंट, इट्स वेरी कूल, द एटमॉस्फेयर इज गुड, द ऑडियंस इज वंडरफुल। गुड विशेस टू यू, हैव अ वंडरफुल 3 days। नमस्कार। Thank you so much, Siddharth Kak ji. And now we have our honorable chief guest with us, देवदत्त पटनायक जी, जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उनका अब इस मंच पे स्वागत करेंगे आप सबकी तालियों के साथ। आदरणीय देवदत्त पटनायक जी कृपया मंच पर पधारें। और आपके स्वागत में कहना चाहती हूं कि हर सिमत जैसे नूर के धारे उमड़ पड़े, महफिल में सिर्फ आपके आने की देर थी। We were eagerly waiting for your arrival, sir. Well-known mythologist, writer, speaker, illustrator, an expert on religion, mythology and management, Shri Devdutt Pattanaik ji. I request Shri Sunil Raisoni ji, Chairman, Raisoni Group and Orange City Literature Festival, to please welcome Devdutt Pattanaik ji on stage on behalf of all of us. Devdutt Pattanaik ji says that mythology is a vast body of knowledge that has not been tapped, and his desire is to get Saraswati out of the closet. He says Saraswati belongs everywhere. She has to flow everywhere, and his body of work is aimed to make knowledge accessible. We are indeed pleased to have him here with us, and we are looking forward to listening to his views on a topic, Bahubali, 63 Insights into Jainism. So I now invite our chief guest for his remarks and opening talk on this topic. Devdutt Pattanaik ji. नमस्ते, मेरा नाम देवदत्त पटनायक है। तो ये मैं ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद ऑडियंसेस की किस भाषा में लेक्चर देना चाहिए। You are in Maharashtra, so you should really speak in Marathi. पण मराठीत मी बोलणार नाही आज. And then somebody says, no, you should speak in Hindi because it reaches a larger audience. And my book is in English. So I'm always confused, which language should I speak? And then of course there's the problem that my mother tongue is Odia, so I should technically be speaking in Odia. And that's the wonderful thing about our country. We have so many languages to choose from. और लोग हमेशा कहते हैं कि कौन सी भाषा सही भाषा है। और मैं कहता हूँ कि देखिए, श्री कृष्ण को ये पूछना है कि आपकी माता कौन है, क्या वो देवकी है या यशोदा है। तो हमारे पास, और जो अगर कार्तिकेय को पूछे तो आपकी माता कौन है, तो वो किसका नाम ले। कार्तिकेय की जो कहानी आती है हमारे पास, तो उनकी कई माताएं हैं। उनकी कृतिका नक्षत्र है, वो उनकी माता है। गंगा उनकी माता है, श्रवण उनकी माता है, और 2 पुरुष भी उनके माता हैं, अग्नि और वायु। हमारे देश में पुरुष भी माता हो सकते हैं, ऐसे विचार हमारे देश में है, लेकिन हमें उसे बताया नहीं जाता। यानी कि हमारे देश में कई प्रकार की माताएं हैं, और इसलिए कई प्रकार की मातृभाषा है। हर भाषा को हम सम्मान करते हैं जैसे हम माता की सम्मान करते हैं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड आई लाइक टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कल्चर। तो मेरी जो किताब है बाहुबली के ऊपर, ये बाहुबली के ऊपर नहीं है, ये फर्स्ट एसे का नाम है बाहुबली। देयर आर 63 एसेज इन दिस ऑन जैनिज्म। ना बचपन से मैंने जैनियों के बारे में केवल एक जगह पे सुनता हूं। जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूं तो हमेशा लोग कहेंगे कि वहां पे जैन फूड मिलता है। उसको छोड़ के आई डोंट थिंक एनीबडी नोज अबाउट जैनिज्म, कि जैन फूड होता है, वो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, वो बटाटा नहीं खाते, बस
खाने के माध्यम से हम जैनियों को जानते हैं. लकीली आई हैड नेबर्स हु वर जैन्स एंड हमारे एरिया में एक जैन मंदिर था, तो हम देखते थे एंड आई वुड ऑलवेज आस्क माय मदर, हम जैन मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? तो उसने नहीं, वो जैन मंदिर जो है वो अलग एक धर्म है, बट उसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था. फिर एज यू ग्रो अप यू कीप हियरिंग कि भारत में कई धर्म हैं, कई रिलीजन्स हैं, कई थॉट्स हैं, and Jainism is a small percentage of it. But as you get into the business world, you realize almost every business you deal with is owned by Jains, and they are the most successful business community. And I was like, इनकी कहानी क्या है? Since I have been studying mythology for the last 25 years now, मैंने कहा कि कुछ तो लिखना चाहिए ऑन जैन मिथोलॉजी. और मेरे एसेज बहुत आते थे इधर उधर, धीरे धीरे करके मेरी जैनिज्म के ऊपर ज्ञान मेरा बढ़ा एंड आई केप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड आई रियलाइज इट डिजर्व्स अ बुक, बिकॉज मार्केट में जो मिलता है इट इज जस्ट यूजुअली रिटन बाय गुरुजीज फॉर देयर समुदाय, वो जनरल लोगों के लिए नहीं लिखे गए हैं. सो नॉर्मली वी डोंट राइट इट फॉर द जनरल पब्लिक, वी राइट इट फॉर आवर ओन पीपल जो फॉलो करते हैं रिलीजन. उनके लिए जो किताब होती है वो बहुत अलग होती है. लेकिन इफ अ नॉन जैन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू जैनिज्म और उनकी कहानियां, हाउ डू यू डू दिस? एंड यू नो फॉर मी, मैं धर्म को फिलॉसफी के रूप से कभी नहीं जाता हूं, मैं हमेशा कहानी से जाता हूं. I always enter things through the stories, because कहानी सबसे पावरफुल मीडियम है दुनिया का. आजकल हम जानते हैं ना मीडिया कितनी पावरफुल है. कहानी के माध्यम से वो कमल के फूल को भी कचरा का ढेर बना सकते हैं, और केवल अपने कहानियों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं. कहानी का इतना पावर है कि ऋषिगणों ने कहा कि जो कहानी है ये पंचम वेद है. 4 वेद होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी जो होती है, कथा जो होती है, वो पंचम वेद होती है. और जब कहानी ऋषि लिखने लगे तो उन्होंने कहा कि कहानी में हमें पात्र होते हैं, पात्र का डायलॉग होता है, डायलॉग म्यूजिक होता है. कहां से मिलेगा हमें डायलॉग? कहां से मिलेगा हमें कॉस्ट्यूम्स? कहां से मिलेगा हमें अभिनय, स्टाइल? ये नॉलेज कहां से मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ऋग्वेद से तुम्हें डायलॉग मिलेगा, सामवेद से तुम्हें संगीत मिलेगा, यजुर्वेद से तुम्हें अभिनय अंगिका मिलेगी, और अथर्ववेद से तुम्हें कॉस्ट्यूम्स और बैकग्राउंड मिलेगा. और ये चारों चीजें उन्होंने भरत मुनि को दी, और फिर नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ. और नाट्य शास्त्र के माध्यम से कहानी बताई गई, और कहानियों को हमने पंचम वेद का दर्जा दिया. यानी कि कहानियों के माध्यम से वेद हम तक पहुंचती है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरीज, दैट इज द पावर ऑफ स्टोरीज. बट देन व्हाट अबाउट जैन स्टोरीज? मैंने रामायण के बारे में सुना है, महाभारत के बारे में लोग सुनते हैं, लेकिन जैन रामायण किसी ने नहीं सुना है. जैन महाभारत के बारे में हमने नहीं सुना है. जैन रामायण, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जैन रामायण, नॉट वन, हंड्रेड्स. वहां पे जैन रामायण को पौम चरित्र कहते हैं. इट इज समवॉट लाइक वाल्मीकि रामायण, बट उससे अलग भी है. एंड देयर इज जैन हरिवंश या जैन महाभारत, समथिंग लाइक महाभारत और व्यास, बट थोड़ा अलग है. सो एज अ स्टोरी टेलर आई लव टू हियर दिस डिफरेंट स्टोरीज, और उनका इन्फ्लुएंस कैसे होता है. तो जैन रामायण में कहते हैं कि व्हाई डिड राम गो टू वनवास, तो स्टोरी बहुत अलग है. इट इज नॉट कि कैकेयी का कोई महत्वाकांक्षा था. वहां पे कहानी है कि भरत एक सन्यासी बनना चाहता था, और कैकेयी को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा सन्यासी होने वाला है. वो जाके राम से बताती है कि मेरा बेटा सन्यास लेना चाहता है. तो राम को बहुत दुख होता है, और वो अपने पिता से कहता है मुझे वन में जाना है कुछ सालों के लिए.
और मुझे वन में जाना है कुछ सालों के लिए। तो पिता कहते हैं अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तो तुम जाओ। फिर लक्ष्मण कहते हैं अगर मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ। फिर भरत कहता है मुझे भी जाना है मेरे भाई के साथ। तब राम अपने भाई से कहते हैं अगर हम सब जंगल चले गए तो अपने पिता माता का और हमारे इस राज्य का देखभाल कौन करेगा? तुम यहीं पे रुको, राज्य की देखभाल करते रहो, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम जंगल जाना, तब तक तू यहीं पे रहो। यानी कि यहां पे वनवास का कारण महत्वाकांक्षा नहीं था, यहां पे करुणा था, करुणा भाव आता है। राम वांटेड टू हेल्प कई, उनको दुख लगा कि इसका बेटा चला जाएगा जंगल, वो सन्यास लेने वाला है, उसे सन्यास से रोकने के लिए वो वनवास जाते हैं। बहुत ही अलग स्टोरी है। मुझे एक कहानी अच्छी लगी, आई फाउंड इट वेरी ब्यूटिफुल। इसमें कितनी वैल्यूज मिलते हैं, भाईचारे का, सैक्रिफाइस का, लव का। इट्स स्टोरी, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। जब हम जैन रामायण पढ़ते हैं तो वहां रावण का वर्णन बहुत अलग होता है, वाली सुग्रीव का वर्णन बहुत अलग होता है। कहते हैं कि एक राजा था जो महावीर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा एक पात्र है, रावण नामक पात्र, जिसका 10 सर होता है। ऐसे 10 सर वाले आदमी होते कैसे हैं? तो यह कहा जाता है कि महावीर जी ने उनसे कहा, और यह बात बाद में लिखी गई है, कि देखो एक राजा था जिसके गले में 9 लखा हार होता था और हर हार में एक मणि होती थी, और वो मणि इतनी चमकती थी, इतने पावरफुल थी कि उसका सर उसमें दिखता था 9 बार। तो दूर से जब लोग देखते थे उनको लगता था कि यह आदमी का 10 सर है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि रावण के 10 सर है। एंड दिस इज द फर्स्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। एक रैशनल वे से एक्सप्लेन करना कि 10 सर कहां से आया। यह भी कहानी मिला मुझे, पहले मैं कहानी नहीं जानता था, मैंने ये पढ़ के मुझे जानने को मिला। फिर एक और कहानी मैंने सुना कि क्या वानर होते हैं जो वन के पुरुष हैं, जो जंप करते हैं मंकी के जैसे। और फिर जैन मुनियों ने कहा ऐसे नहीं है, वो जंगल के वनवासी थे जिनके हाथ, उनके जो पताके थे, फ्लैग्स थे, उस फ्लैग के ऊपर हनुमान, एक कापी का चिन्ह, कापी यानी कि मंकी का चिन्ह होता था, और इसलिए लोगों ने उन्हें वानर कहा। तो ऐसी बातें मुझे ये जैन रामायण में मिली, विच आई हैड नॉट हर्ड एनीवेयर। इट इज रिटन बाय मेनी स्कॉलर्स लाइक विमल सूरी, यानी कि these were written 1700 years ago, these were written 1500 years ago, these were written 1000 years ago. किस भाषा में? They were written in अर्धमगधी, they were written in प्राकृत, they were written in कन्नड़ा, they were written in संस्कृत। लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। There are a lot of books on the internet. When you search Jain Ramayana, you will get hundreds of books. लेकिन वो जन साधारण के पास ये स्टोरीज नहीं आते हैं ज्यादातर। And I found this so fascinating कि ऐसी स्टोरीज हैं हमारे देश में जो लोगों के पास पहुंचती नहीं है, क्योंकि किसी ने इसे पॉपुलराइज नहीं किया है। जब हम जैन रामायण पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं कि राम अहिंसावादी थे, इसलिए रावण का वध लक्ष्मण ने किया। अभी ये तो बहुत ही अलग है, तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। हमने सुना, मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ा था, मैंने सुना था राम ने रावण का वध किया है। और कहते हैं कि 500 साल पहले एक राजा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, और वो जैन मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम गलत रामायण बता रहे हो, तुम बोल रहे हो कि लक्ष्मण ने रावण का वध किया है, जब मुझे पता है कि राम ने रावण का वध किया है। तो जैन मुनि शांत थे और उन्होंने कहा, देखिए दुनिया में युग बदलता रहता है और युगों से कल्प बदलता रहता है, और हर कल्प में एक त्रेता युग होता है, एक द्वापर युग होता है, कलयुग होता है।
हर त्रेता युग में एक राम का जन्म होता है, 1000 त्रेता युग में 1000 राम का जन्म हुआ है। एक रामायण में लक्ष्मण ने रावण का वध किया, बाकी सब त्रेता युग के राम ने रावण का वध किया। तो मैंने उस एक रामायण का उल्लेख किया है, बाकी सब रामायण आपका, एक मेरा। और इस कहानी से राजा शांत हो गया। जो विवाद से शुरुआत हुई थी बात संवाद में बदल गई कि देखो, विवाद में हम कहेंगे कि मेरा सच ही सच है और कोई सच नहीं है। विवाद की दुनिया हम केवल टीवी चैनल तक सीमित रखते हैं, जहां पे बुद्धिजीवी कहेंगे कि मेरा सच ही सच है। यह हिंसा का एक प्रतीक है। जहां अहिंसा होता है वहां विवाद नहीं होता, संवाद होता है। लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं। इसलिए जैन मुनि ने अहिंसावाद से संवाद का जन्म किया। दिस आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू डायलॉग, नॉट डिबेट। डिबेट एक पाश्चात्य सभ्यता है जहां पे हमेशा युद्ध होता है। माई ट्रूथ इज द ट्रूथ। लेकिन भारत में जैन मुनियों ने कहा इससे वृद्धि नहीं होगी। अगर वृद्धि होना है तो विवाद मत करो, संवाद करो, एक दूसरे की बात सुनो, क्योंकि सबको सारा सच नहीं पता है। तो जैन धर्म में एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है अनेकांतवाद। हर आदमी का अलग अलग सोच होता है। दुनिया में अनंत विचार हैं, सबको, किसी को सब कुछ नहीं पता है। हर आदमी को थोड़ा कुछ पता है। तो जो बुद्धिमान है वो हमेशा दूसरों की बात सुनता है और अपने सच को बढ़ाता है। He listens to other people's point of view. He doesn't argue. He listens. जो आर्ग्यू करता है वो हमेशा कि मैं सच तू झूठ। आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आर्ग्यूमेंट देखा है? कितने मैत्री टूट गए हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर क्योंकि विवाद में मेरा सच ही सच है। जब फ्रेंडशिप टूट जाता है, विवाद से फ्रेंडशिप टूट जाता है, रिलेशनशिप, संबंध नहीं बनता। अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो अच्छे संबंध रखने आवश्यक है। उसके लिए संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं। और इसका मतलब है हमें अनेकांतवाद से ही यह सीख मिलती है कि हर आदमी का सच सच है। बेचने वाले का सच है, खरीदने वाले का सच है। और जब हम ये पढ़ते हैं, then you understand why the Jain community is such a successful business community. Because कोई झूठ नहीं बोलता, हर आदमी अपने हिसाब से सच ही बोलता है, लेकिन हर आदमी का सच सीमित है, खंडित है। किसी का सच असीमित नहीं है, किसी का सच अखंड नहीं है। Nobody knows everything. In this whole world, we all know some things. जब भी लड़ाई होती है लाइफ में, whenever there is a violent activity, यानी कि एक आदमी का इतना अहंकार है कि वो सोचता है कि मेरा सच ही सच है, my truth is the truth. But the moment you say I have my truth and you have your truth, let us discuss and expand our truth, the world changes. तो अहिंसावाद से शुरुआत होती है संवाद, संवाद से हम जाते हैं अनेकांतवाद तक और नई नई कथाएं जानते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदू रामायण सही है या जैन रामायण सही है, दोनों सही है। अलग अलग रामायण है, अलग अलग कथाएं हैं। हिंदी का तुलसी रामायण इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। उड़िया रामायण इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बंगाली रामायण।
Bengali Ramayana is very different from Kashmiri Ramayana. Kashmiri Ramayana is very different from Tamil Ramayana. Tamil Ramayana is very different from Malayalam Ramayana. अगर आप थाईलैंड में जाओ रामकियन पढ़ो तो वो बहुत ही अलग कहानी है. अगर आप कंबोडिया में हॉलीडे लेके जाओ और अंकोर वाट में पहुंच जाओगे, वहां पे बड़े बड़े वॉल्स में आपको रामायण की कथा दिखाई देगी. कंबोडिया में आपको अमृत मंथन सीन दिखाई देगा, महाभारत के स्टैच्यूज दिखाई देंगे. उन लोगों को पूछो किसकी कहानी है, उनको नहीं पता. कंबोडिया वासियों को नहीं पता है किनकी कहानी. बोले बहुत बड़े बड़े हीरो हैं, उनको ना रामायण पता है, महाभारत. उनके देश में इतनी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई है, इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज बने हैं, उनको नहीं पता. कहानी भूल चुके हैं, मूर्ति अभी तक है. मूर्ति 1000 साल पुरानी है. थाई रामायण इज डिफरेंट, मलेशियन रामायण इज डिफरेंट. डिफरेंट रामायण. एंड दैट इज व्हाट इज वंडरफुल अबाउट आवर कंट्री. यहां से अलग अलग विचार आते हैं. राजस्थान की कथा अलग है, महाराष्ट्र की कथा अलग है. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन द स्टोरी ऑन जैनिज्म. तो जब हम जैनिज्म की 63 स्टोरीज मुझे निकालनी थे. 63 क्यों? समबडी से व्हाई 63? बिकॉज इन द जैन माइथोलॉजी कहते हैं कि हर युग में देयर आर 63 मेजर हीरोज हु कम. 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 प्रति वासुदेव होते हैं. अभी ये मैंने कभी नहीं सुना था. ये बातें मैंने ब्रह्मा विष्णु शिवा की बातें सुनी थी, अवतारों की बातें सुनी थी, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती के बारे में सुना था, लेकिन वासुदेव बलदेव प्रति वासुदेव नहीं सुना था. चक्रवर्ती शब्द सुना था, लेकिन 12 चक्रवर्ती का मतलब क्या है? और मैंने सुना कि पहला जो चक्रवर्ती है वो भरत चक्रवर्ती है. एंड देन आई सेड, इज दैट भरत चक्रवर्ती व्हाई द रीजन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड भारत? And then you are very interested. और भरत चक्रवर्ती की कहानी क्या है? And suddenly the Jains tell you a very lovely story कि एक समय था जब दुनिया वापस शुरुआत हुई, क्योंकि ये भी एक सनातन धर्म है. सनातन धर्म का मतलब है a culture which believes there is no beginning or end. इस आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में आया है. सनातन का मतलब है जिसका अंत नहीं होता. जब आप मिडल ईस्टर्न स्टोरीज देखते हैं, व्हेन यू रीड जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, स्टोरी में हमेशा एक शुरुआत होती है, जेनेसिस होता है, और लास्ट में एपोकलिप्स होता है, खत्म होता है. देयर इज अ बिगिनिंग एंड देयर इज एन एंड. और वहां पे विश्वास है कि आप केवल एक बार जीते हो. यू लिव ओनली वंस. यानी कि एक जीवन है और उस जीवन में आपको ठीक तरह रहना है, और ठीक तरह रहने के लिए आपको पता नहीं कैसे जीना चाहिए. तो भगवान जो अल्लाह होता है, देवता होता है, यहोवा होता है, वो जो भगवान ने निर्माण किया है वो पैगाम भेजता है पैगंबरों के माध्यम से. ये जो विचार है ये मिडल ईस्ट से आया है. You live only once. In order to live the life the perfect way, you need the message, and the message comes from messengers. But you live only once. उसके बाद there is judgment day, कयामत. ये कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है. भारत में जो थॉट्स आए निकले, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, यहां पे ये विश्वास है कि ये एक जिंदगी नहीं है, इसके पहले भी आप जी चुके हो. There are many lives that you lead. अलग अलग बार आप जीते हो. ये पहली जिंदगी नहीं है, ये आखिरी मृत्यु नहीं है. ये चलता रहेगा. ये जिंदगी सनातन है. इट गोज ऑन एंडलेसली. समाप्त नहीं होने वाला, इसे सनातन कहते हैं. ये बुद्धिज्म में ये आइडिया आता है, जैनिज्म में आता है, हिंदुइज्म में आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो देयर इज नो बिगिनिंग एंड देयर इज नो एंड. लेकिन इन तीनों रिलीजन्स में थोड़े थोड़े फर्क आते हैं. तो यहां इसलिए हिंदुइज्म में आप कभी कयामत का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट डे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म. अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, जो भी कर्म करो, वो कर्म का फल भुगतने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है. और जो पृथ्वी है वो भी बार बार जन्म लेती है. इसलिए हिंदुओं में विश्वास है कि प्रलय होता है, प्रलय के बाद कृतयुग आता है, कृतयुग के बाद त्रेता युग आता है, कृतयुग के समाप्ति के समय परशुराम रहते हैं,
त्रेता युग के समाप्ति के समय राम आते हैं, द्वापर युग के समाप्ति के समय कृष्ण आते हैं, उसके बाद कलयुग आता है, उसके बाद प्रलय होता है। लेकिन जैनियों में यह विचार थोड़ा अलग है। यहां पे प्रलय का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहां पे कहेंगे समय, टाइम जो है वो इट इज लाइक अ स्नेक, इट इज लाइक अ स्नेक, सर्प के जैसे। और अच्छा टाइम आता है, उसके बाद बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम आता है, सुषमा फिर दुषमा। इंग्लिश में हम कहेंगे बूम एंड बस्ट, फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून। और जब अच्छा टाइम आता है तो उसे कहेंगे उतसर्पिणी, बुरा टाइम आता है तो अवसर्पिणी। अच्छा टाइम का मतलब क्या है? लक्ष्मी आपके घर आ रही है। बुरा टाइम का मतलब क्या है? लक्ष्मी आपका घर छोड़ के चली जा रही है। तो अवसर्पिणी, उत्तरसर्पिणी, सुषमा दुषमा, वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, कि समय बदल रहा है। इस वक्त आपको पता नहीं है कि आगे वाला समय उत्तरसर्पिणी है या अवसर्पिणी है। आप सुषमा की तरफ जा रहे हो, दुषमा की तरफ जा रहे हो, किसी को नहीं पता। इसलिए हमें भयभीत, हमारे भीतर भय है। देखिए सोचने का तरीका कितना अलग है। 4 युगों का कॉन्सेप्ट हिंदुओं में है, अवसर्पिणी उत्तरसर्पिणी का कॉन्सेप्ट जैन। अभी ये अलग अलग, अभी आप बोलोगे देवदत्त सही क्या है, विवाद शुरू हो जाएगा। संवाद कीजिए, सोचिए, दो लोग कितने अलग सोचते हैं। मिडिल ईस्ट में उन्होंने कहा यू लिव ओनली वंस, इसलिए कयामत का कॉन्सेप्ट आया, पैगाम का कॉन्सेप्ट आया। भारत में अलग विचार आया कि नो यू लिव मेनी लाइव, सनातन का कॉन्सेप्ट आया, रिपीटेड लाइव्स, मेनी वर्ल्ड्स। यहां कयामत का कॉन्सेप्ट नहीं आया, पैगंबर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, दिगंबर का कॉन्सेप्ट आया। सो दिगंबर वाले परंपरा आ गए। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। जैसे अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, फूल होते हैं, विचार भी अलग प्रकार के। इसलिए अनेकांतवाद बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज आर लाइक दैट। तो अगर अहिंसा चाहते हो तो अनेकांतवाद के बिना अहिंसा नहीं होगा। जब तक आप अनेकांतवाद को स्वीकार नहीं करोगे कि हर आदमी का विचार अलग होने ही वाला है, भाई भाई के बीच में टुगेदरनेस नहीं होगा। और वही बात हमें भरत चक्रवर्ती की कहानी से मिलती है, क्योंकि जब ऋषभ मुनि पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं, उनके 100 बेटे होते हैं, 100 sons, there are 100 sons, और सबको एक एक राज्य देते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, द फर्स्ट वन टू डिस्कवर जैन, रीडिस्कवर जैन थॉट, नॉट डिस्कवर, रीडिस्कवर, क्योंकि थॉट सब जगह है, इट इज देयर लाइक ऑक्सीजन, somebody has to find it and transmit it. And so the story comes that he gives his kingdom to his 100 sons, अपने 100 बेटों को दे देते हैं। सबसे बड़ा बेटा भरत होता है और वो कहता है कि मैं राजा बनने से आई एम नॉट हैप्पी, मुझे चक्रवर्ती बनना। उसमें एम्बिशन आता है, महत्वाकांक्षा आता है, मुझे चक्रवर्ती बनना है। यानी कि मेरे जो 99 भाई है, 99 ब्रदर्स हैव टू बाउ टू मी। और बाकी भाई बोलते नहीं, हमें नहीं बाउ करना है, वी डोंट वांट टू बाउ टू यू। सो 98 ब्रदर्स संन्यास ले लेते हैं, बोलते हम झुकेंगे नहीं आपके सामने। एक भाई होता है, बोलता है कि नहीं मैं संन्यास तो नहीं लूंगा, मैं झुकूंगा क्यों, मेरा राज्य है, मैं अपने आई एम हैप्पी। चक्रवर्ती कहता है कि नहीं नहीं तुमको झुकना पड़ेगा, और आता है युद्ध करने के लिए। एंड देन द स्टोरी बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। युद्ध भूमि में 2 सेना दोनों आमने सामने खड़े हैं, ऑलमोस्ट लाइक महाभारत। बट लुक एट द इंटेलिजेंट जनरल्स, वो बोलते कि भैया भाइयों में लड़ाई है, हम क्यों लड़ाई करें, तुम दोनों में लड़ाई है ना, सोल्जर्स क्यों मारे जाएं, आप दोनों लड़ो ना, हम लोग देखते हैं। कितना मजा आएगा ना अगर पार्लियामेंट में ऐसे हुआ तो। The 2 brothers start to fight. तो सडनली भरत और बाहुबली आमने सामने खड़े हैं एंड दे आर अबाउट टू फाइट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शंस उनके युद्ध में। बट एक समय आता है एंड बाहुबली इज मच स्ट्रॉन्गर। नाम भी देखिए ना बाहुबली। In one of the reasons I wrote the name of the book as Bahubali was very simple. I realized that बाहुबली नाम बोलते ही हम एक बॉलीवुड फिल्म की याद आती है,
और वो बॉलीवुड सुपरहिट फिल्म में इतना हिंसा है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि हिंसक बाहुबली को हम याद रखेंगे, अहिंसक बाहुबली को हम भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक कहानी का शीर्षक रखा है, किताब का शीर्षक बाहुबली, क्योंकि बाहुबली कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को कैसे मारूं, दिस इज नॉट करेक्ट। तो वो कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बनना है, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। जस्ट टू नॉट हिट हिज ओन ब्रदर ही बिकम्स अ सन्यासी। बट अभी प्रॉब्लम होता है कि जब वो सन्यास लेके जब मठ में जाते हैं तो देखते हैं उनकी जो छोटे भाई हैं, दे हैव बिकम सीनियर मंक्स, और उनको कहते हैं कि अभी मॉनेस्ट्री में अभी आपको वहां सर झुकाना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर मंक है, आप जूनियर मंक हो। आप बड़े भाई बाहर हो लेकिन विहार के अंदर, मॉनेस्ट्री के अंदर आप जूनियर हो। और बाहुबली कहता है हर जगह मुझे सर झुकाना पड़ता है, राजा की दुनिया में भी मुझे सर झुकाना पड़ता है, सन्यासियों की दुनिया में भी मुझे सर झुकाना पड़ता है। ये सर झुकाना क्यों? और वो एक जगह खड़े होता है और बोलता है कि व्हाट इज दिस थिंग अबाउट सर झुकाना, व्हाट इज स्टॉपिंग मी? और वो सोचते 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 सोचते, ही स्टिल थिंकिंग, जैसे अभी भी सोच रहे हैं। इसलिए उनकी मूर्ति में वो खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग, बट देयर आर क्रीपर्स ऑन हिज लेग, बांध के उन्हें रखे हैं। ही इज स्टिल थिंकिंग कि मनुष्य, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स वांटिंग टू डोमिनेट, आर डिजायर टू डोमिनेट। कहानी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहानी से जो ज्ञान मिलता है इज इंपॉर्टेंट। इसलिए उसे पंचम वेद कहते हैं। ज्ञान है कि हमें भी अच्छा लगता है जो हमारे सामने अगर कोई सर झुकाए। ये आनंद क्यों आता है? ये अहंकार को आहुति हम क्यों देते हैं? Why do we love indulging our ego so much? And that's what Bahubali is asking. What a lovely story. You will not find this story anywhere else in the world, but it makes you ask fundamental questions about life. जिंदगी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि सर हम क्यों झुकाते हैं? अच्छा क्यों लगता है जब सामने वाला पराजित होता है? हम जीतना क्यों चाहते? Why do you want to win? जीतना, why is it important? One of my earliest book was called जय, और महाभारत का ओरिजिनल नाम है जय। तो मैंने एक हिंदी स्कॉलर से पूछा कि हिंदी में दो शब्द होते हैं, जय और विजय, दोनों का मतलब है विक्ट्री, दो शब्द क्यों है? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो देवदत्त, दोनों का अर्थ बहुत अलग है। विजय में कोई पराजित होता है, जय में हम अपने आप को पराजय करते हैं। विजय में somebody is defeated, बाहर वाले को तुम डिफीट करते हो। जय में अपने आप को डिफीट करते हो। तो जब मैं महाभारत लिख रहा था, मैंने देखा कि अरे ये कहानी कौरवों की हार और पांडवों की जीत की कहानी नहीं है, क्योंकि जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाता है वो देखता है कि स्वर्ग में कौरव बैठे हैं और नर्क में पांडव बैठे हैं, और उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन विलेन कौन है? कौरव। और विलेन को तुमने स्वर्ग भेज दिया, और हीरो कौन है? पांडव। पांडव को तुमने हेल में भेज दिया, नर्क में भेज दिया, ऐसे कैसे? और कृष्ण उनसे कहते हैं, मैंने कहा था ना गीता में, फल की चिंता मत करो। अभी फल देख लिया तो तकलीफ हो रही है ना। जिंदगी में यही होता है ना, आप अच्छा पढ़ते हो, स्कूल में फर्स्ट रैंक मिलता है, जो क्लास का बैक बेंचर है वो तुम्हारा बॉस बन जाता है, उसे स्वर्ग मिला, आप नर्क में अटके। यही बात महाभारत में 2000 साल उस भावना को कहानी के माध्यम से वो व्यक्त कर रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि अच्छे लोगों को बुरा चीज मिलता है और बुरे लोगों को अच्छा फल मिलता है, और वही बात महाभारत में बता रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को मारा, 36 साल उनके राज्य पे राज किया। उस 36 साल बाद जब तुम स्वर्ग आए, सब कुछ त्याग के, वहां पे उन्हें देखा, वापस क्रोधित हो गए। सब कुछ त्यागा लेकिन क्रोध को नहीं त्यागा, क्षमा नहीं कर पाए। तो क्षमा नहीं कर पाए तो स्वर्ग कैसे पाओगे? ये बात
को जय कहते हैं। और यही बात जैनिज्म में हमको मिलता है। इसलिए हर रिलीजन का सिमिलैरिटीज हम देखते हैं कि 63 महापुरुष की कहानियों के माध्यम से भी वही बात बता रहे हैं। वीर होता है जो दूसरों को पराजय करता है, महावीर वो होता है जो अपने आप पे पराजय करता है, अपने अहंकार को पराजय करता है। और वही बात बाहुबली की मूर्ति में हमको दिखाई देती है। These are ideas which you find across the spectrum. One of my favorite stories of Vardhaman Mahavir. I like the name Vardhaman because वृद्धि शब्द से आता है, वृद्धि से आता है वो शब्द। महावीर का फेमस, अभी वो प्रैक्टिकल लोग मुझे पता है, देवदत्त जैनिज्म इज सो ओल्ड, व्हाई आर यू मॉडर्न लोगों के लिए कुछ नया स्टोरी। तो माय फेवरेट स्टोरी, तो आपको पता है सोशल मीडिया में मैं कुछ भी लिख लेता हूं तो बहुत ट्रोलिंग होती है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तब मैंने महावीर की एक कहानी पढ़ी और मुझे बहुत शांति मिली। महावीर एक बार तप कर रहे थे, इतना तप कर रहे थे कि उनको पता भी नहीं था कि आगे पीछे क्या हो रहा है। उस समय उनके अगल बगल एक ग्वाला आया और उन्होंने पूछा कि मेरे यहां गाय चर रहे थे, आपने मेरे गाय को देखा? और चूंकि वो तप कर रहे थे, उन्होंने नहीं देखा था गाय को, तो कुछ बोले भी नहीं। ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। आफ्टर सम टाइम्स ग्वाला को गाय दिखाई दिया तो उन्होंने वापस महावीर के पास गया, अरे गाय तो यहीं पे थे, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? अगेन महावीर जी वहां इज साइलेंटली वर्शिपिंग एंड प्रेइंग और कुछ नहीं कर रहे, इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस। ग्वाले को इतना गुस्सा आता है, कुछ नहीं बोल रहे महावीर जी, वहीं पे बैठे हुए हैं, उतना गुस्सा आता है। ही टेक्स नील, किला थे, ही टेक्स थॉर्न्स फ्रॉम अ ट्री, पेड़ों से वो टेक्स द थॉर्न्स और उनके कान में डालते हैं। ही पुट्स इट इन हिज ईयर्स एंड ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो। महावीर जी कुछ नहीं बोलते। उसके बाद कुछ लोग आके बोलते हैं अरे बाप रे क्या भयानक चीज किया है, उन्होंने कीला निकाल दिया। तब महावीर जी भी कुछ नहीं बोलते। एंड देन यू रियलाइज ये जो कीला है ये ट्रोलिंग जैसा है। आपको लोग ट्रोल करते रहते, हमको कितनी तकलीफ होती है शब्दों से, लेकिन वो देखिए कितनी शांति से बैठे हुए अपनी दुनिया में विलीन है। वो भावना जागृत करना कितना मुश्किल है। हमें तो इमीडिएटली रिप्लाई करना है ट्रोल को। छोटी छोटी बातों से गुस्सा आ जाता है, शब्दों के बाण से लगता है कि हमारे अहंकार को बहुत बड़ा चोट लगा है, और उससे बड़ा चोट दुनिया में नहीं। उससे फिल्म्स बनते हैं। बाहुबली फिल्म में 30 साल तक रुकती है प्रतिशोध के लिए। हम उसे प्रतिशोध नहीं न्याय कहते हैं। न्याय का अलग शब्द है प्रतिशोध। ये दुनिया कितनी अलग है, कहानी कितनी अलग है। यहां की ना गुस्सा, ना राग, ना द्वेष। ये विचार भारत का विचार है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री स्पेशल, एंड दैट इज द नॉलेज दैट वी गिव द वर्ल्ड। सब जगह हिंसा होता है, कहीं पे भी पढ़ो भाइयों के बीच में लड़ाई होता है। आप बाइबल पढ़ो, वहां पे आइज़ैक और ईसाऊ के बीच में लड़ाई हो रहा है। इजराइल में अभी भी चालू है, लड़ाई चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। केन किल्स एबल, ईसाऊ एंड जेकब के बीच में लड़ाई है, इश्माइल और आइज़ैक के बीच में लड़ाई है, भारत में कौरवों पांडवों के बीच में लड़ाई है। एवरीवेयर यू फाइंड सो मच वायलेंस। अहिंसा की बातें कौन बोलता है? अनेकांतवाद की बातें हर कहेगा मेरा सच सच है, मेरा सच सच है। भारत एक देश है जहां अनेकांतवाद की बात होती है, शादवाद की बात होती है। शांति, संवाद करो, विवाद मत करो। वी शुड बी प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज व्हाट मेक्स अस स्पेशल। इसलिए हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है। ये ऑरेंज सिटी की हम बात करते हैं, ऑरेंज आया कहां से? भारत से आया, चीन से आया, बर्मा देश से आया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडिया को आया है। ईस्ट पूर्व दिशा से आया है, पश्चिम दिशा से नहीं आया, पूर्व दिशा से आया है। इट हैज कम वाया चाइना, वाया नॉर्थ ईस्ट, वाया many varieties have come, but basically they have come from the eastern side. आलू कहां से आया? वेस्टर्न साइड से आया।
तो जब आप आलू देखते हो तो याद रखिए ये पाश्चात्य सभ्यता है, जब ऑरेंज देखो तो ये पूर्वी सभ्यता है, दोनों भारतीय नहीं है। आप किसको स्वीकार करोगे? समोसा किसने पहले बनाया था? मिस्र के पिरामिड्स को देख के तुर्की सुल्तान के जो बावर्ची थे उन्होंने पहली बार समोसा बनाया था। उसके अंदर मांस डाला जाता था। जब वो भारत में आया तो हमने कहा कि हम मांस नहीं खाएंगे, आलू डालेंगे। फिर जैन कहा कि नहीं, मैं तो आलू नहीं खा सकता, कोई नया उपाय दिखाओ गुरुजी। उन्होंने कहा ठीक है, पीस से बनाते हैं हम लोग। उपाय मिलेगा, अगर अहिंसा भाव होगा, अनेकांत भाव मिलेगा तो उपाय मिलेगा। युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही बात हम सीखते हैं रिपीटेडली। आई थिंक हमारे बच्चों को यह सिखाना है। देखिए सामने सरस्वती जी की मूर्ति है, ज्यादातर सरस्वती जी की मूर्ति, ये जो पेंटिंग है, ज्यादातर वहां हंस होता है। यहां पे आप देखोगे मोर है। इसके ऊपर हम बच्चे का ध्यान नहीं होता है आजकल। सरस्वती जी के बगल में मोर कहां से आया? अगर जानना है तो आपको एलोरा केव्स जाना पड़ेगा, जहां पे बुद्धिस्ट सरस्वती पहली बार आपको मिलेगी। महामयूरी उसे कहते हैं, जहां पे पहली बार आपको तारा के बगल में एक मोर दिखाई देगा और उसके सामने एक स्टूडेंट बैठा है, डेस्क के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। पहला मूर्ति। लेकिन सरस्वती की पहली मूर्ति हमें इससे भी 800 साल पहले, यानी कि 2000 साल पहले मिली थी मथुरा में, इन अ जैन साइट। द ओल्डेस्ट सरस्वती स्टैच्यू comes to us from a Jain site. The oldest Lakshmi statue comes from a Buddhist site. सांची, बरहुत, एलोरा में पहली बार हम बुद्धिस्ट सरस्वती को देखते हैं विथ ए पीकॉक। श्वेतांबर परंपरा में सरस्वती को, श्रुति देवी को हंस के साथ जोड़ा गया है। दिगंबर जैन परंपरा में देवी को मोर के साथ, पीकॉक के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यह हम बच्चों को स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, कोई नहीं कहा कि नहीं नहीं सरस्वती के पास हंस ही होगा, यही होगा। उन्होंने कहा कि यार दोनों को एक्सेप्ट कर लो ना, समवाद। इसलिए हम भेलपुरी बनाते हैं, हर चीज को मिक्स कर लो, बहुत अच्छा स्वाद है। जिसे खट्टा पसंद है खट्टा डालेगा, जिसको तीखा पसंद है तीखा डालेगा, और जिसको डायबिटीज है वो मुरमुरा भी नहीं खाएगा, नो प्रॉब्लम। सब लोगों के लिए कोई ना कोई चाट भारत माता प्रस्तुत करती है। थैंक यू। एक गहन चिंतन, एक ऐसा विचार जो हमारी भारतीय संस्कृति का सार प्रस्तुत करता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो हर ओर से आने वाले विचार का स्वागत करती है, उसे अपने रंग में रंगती है। हमारी वो आध्यात्मिक परंपरा जो ये कहती है कि सत्य एक ही है, उसे बताने के सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। तो ये कहने के बजाय कि मैं सही हूं तुम गलत हो, ये कहना चाहिए कि तुम्हारी जगह पर तुम सही हो, जहां से तुम्हें जो दिख रहा है, और मेरी जगह पर मैं सही हूं। स्वीकार्यता हमारी आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख अंग रहा है, जिसे आज कहीं थोड़ा हम भुलाने लगे हैं। उसे पुनः अपनाने की आवश्यकता है। अनेक उदाहरणों से ये बात स्पष्ट की श्री देवदत्त पटनायक जी ने। एक बार पुनः उनके लिए बहुत सारी तालियां। अवंती सोपोरी जी का इस मंच पर स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर मृणालिनी नाइक को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर OCLF को आमंत्रित करती हूं। Hello. A very warm welcome to Siddharth sir. Thank you. And a very warm welcome Thank you. to all the distinguished delegates, guests, and respectful audience here. I'm so glad to see a house full of beautiful people, eager audience, and interactive audience. I'm really lucky to be here today. You know, I'm also lucky because I'm a part of this event where, we all will be celebrating India. We all will be talking about the culture, the art, the various performing
arts, the literature. And when I talk about Indian culture, Indian scriptures, and everything unique about India that we celebrate, there is no other face that comes to my mind, no other familiar name that comes to my mind other than Siddharth sir. So thank you so much, sir, for coming here. Thank you. Can you hear me? Is it coming? It's coming? All right, great. So to tell the lovely audience here, I also share a common denominator with Siddharth sir. We both have our distinct love for Kashmir. We both hail from Kashmir, and we both want to bring out the beautiful, the unknown, and the romantic side of Kashmir to everyone here. So thank you for creating that book, and congratulations for the book. Thank you. So taking it ahead about Kashmir, Siddharth sir has written this lovely book. The setting is about Kashmir, and the book has been co-authored by Mr. Siddharth Kak and his aunt, Miss Leela Kak Ban. It's a beautiful book about Kashmir, about family ties, about the bonds that we all have lived and experienced. I have lived and experienced, about all the funny titles we give to our relatives, and all the food that simple food that we enjoy eating. And, I want to share a quick, surreal experience here with all of you. This book had come to me like 3 weeks or 4 weeks ago through a book club, and we were all thinking we'll read this. At that time when I read this book, I had no idea that I would be meeting Siddharth sir and we would be talking about this book. So while I was reading this book, there were many things that attracted me. One was, of course, which is very rare to find now, the impeccable English that I saw written in the letters, the diary notes, and about the chaos in Srinagar, the partition time, the separation, the intercontinent love story. So there were many interesting things that glued me to this book, and if I have to, not without boasting, but I finished this book in one night, because I just got so glued to it. And it was a refreshing read, honestly, from all that we've been reading so far about Kashmir. So congratulations, I can't stop thanking you for the book. So if I start my conversation with you, I wanted to know, what took you so long to bring this beautiful piece out? सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि I think we should remove the sir from our conversation. अगर आप जी रखना चाहती हैं बिल्कुल रखिए. But you are actually a very competent writer yourself. You are probably, I have to yet read your books, and I think I would learn a great deal from them. So I would have to say ma'am to you in that case. तो अभी क्या करूँ मैं? So better that we don't get into the sir and ma'am. The thing, and I think for all of us, one of the elements which made us change our perspective was COVID. अभी तब तक तो हम अपने वही जो अपने देवदत्त जी कह रहे थे, we are involved in our success and our failures and our ambitions, and वो जो है चक्र चलता रहता है. But COVID brought an end to it all. और कई बार मैंने ये सोचा था, देखिए, actually the title of the book is Love, Exile and Redemption. For a book which is about Kashmir, which also deals with the politics of Kashmir, it's an unusual title कि ये Love, Exile, Redemption क्या चीज़ है? Is it a scholarly book? Is it a historical romance? What is it? But it is a romance about a political and a historical time of Kashmir. And it's a real story. ये तो नहीं है कि मैंने अपने मन से ये कहानी बनाई. I was witness to it. I was witness not to the politics of that time. I was born in 1947, so you know how old I am.
But I was witness to my grandparents because my father was an army officer and we used to be going to different parts of the country. So he said कि भाई इसको एक किसी ढंग के स्कूल में डालो. And I joined the Lawrence School Sana in Simla Hills in Kasoli. And that is where my grandparents were living at that time. So from the age of around 5, I grew up with my grandparents. And for the 10 years that I was in the Lawrence School Sanar, I was living with my grandparents in Kasoli. So Kasoli was a kind of a second home for me. The next 10 years when I joined St. Stephen's College, I spent with my grandparents in Kashmir, because that's where they had now gone back to Kashmir. So those 20 years of my life were caught up with just participating in the magic of their lives and their relationship. And अगर उसका थोड़ा सा has rubbed off today और आज हम कुछ पेश करते हैं टेलीविज़न के ज़रिए, तो I have only to thank my grandparents कि भाई कुछ अकल आपने मुझ में डाली तो मुझे कुछ समझ में आया. बट उसके बाद सक्सेस जो रहा वो इतना जो है आपको सेड्यूस करता है कि मुझे नोट्स जो भी मैंने बनाए थे, मैंने ग्रैंडफादर के साथ जो है उनके साथ इंटरव्यू किए थे और उन दिनों कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं, मैं हाथ से लिखा करता था उनके जो भी उनके जवाब थे. You have all those written notes, वो सारे and नोट्स everything? वो सारे सब नोट्स आपके मेरे पास पास हैं. और वो इत्तेफाक हुआ दैट वो नोट्स मैंने अपने वो एक बड़े बक्से के अंदर रखा हुआ था. वन डे बॉम्बे में तो फ्लड्स आ गए, ऐसे फ्लड्स आ गए कि मेरे ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया. आई लॉस्ट सो मेनी डॉक्यूमेंट्स इन दैट, वेरी वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे सुरभि के डॉक्यूमेंट्स उसमें ख़त्म हो गए. लेकिन मैंने फिर गया तो गया, अब क्या करें. कुछ साल बाद मैंने ये देखा कि एक एटिक में वो बक्सा वहीं पे था, वो पानी के नीचे नहीं गया था. हाँ, तो मैंने जब खोला तो मैंने देखा, और जब मैंने देखा तो मैं उसको एक नई नज़र से देखने लगा, क्योंकि जब मैंने पहले इनको लिखा था और देखा था, आई वॉज जस्ट ए स्टूपिड फेलो, आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. अब 20-30 साल बीत गए हैं तो थोड़ी बहुत तो मेरी अकल बढ़ी है. आई सेड दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल थिंग. और साथ साथ में विद इन अ ईयर और 2 कोविड ने हमको मतलब बची हुई कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी. गिव यू द पुश. तो फिर मुझे लगा कि ये बकेट लिस्ट है नाउ. सो आई डिवाइड माई लाइफ इनटू 2 पार्ट्स इफ यू लाइक, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड. तो जो मैं आज कर रहा हूँ वो आफ्टर कोविड वाला काम है, जो मैं पहले सुरभि करता था वो बिफोर कोविड वाला काम है. सो ऑडियंस के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी, जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, मैं can I call your grandparents Baiji and Bendet? Baiji and Bendet, मेरे grandfather, grandmother. So Baiji and Bendet, Baiji is पंडित आरसी काक और वो इंडिया में थे and Bendet वो इंग्लैंड में थे. So I'm just wondering at how beautifully story में, इस book में दोनों different cultures से, different backgrounds से, there's nothing common other than yes, they both are human beings, and how beautifully they collaborate and create this beautiful family unit of people who aren't just beautiful in their minds but also in their hearts. So thank you for bringing that treasure out again. It was a fact. वो मेरे सामने हुआ और कुछ नहीं है. So मैं आपकी जब book पढ़ रही थी, there is a chapter where you are talking about the lost Buddhist temple, which is at Dara. So can you please tell a little more about it, your days there, and the beautiful house Benji and Bendet had created? तो मेरी ज़िंदगी में 2 पैराडाइज है. एक तो पैराडाइज कसौली का था, उस वक्त की कसौली बड़ी खूबसूरत जगह थी. थंडर लिलीज, बटरफ्लाइज, पाइन फॉरेस्ट, वेरी लिटिल हैबिटेशन, मंकी पॉइंट. इट वाज एंड वॉक्स विद माय ग्रैंडपेरेंट्स. वो एक एंड लव, discussions, respect, वो जो है वो it was heady, a concoction for कसौली. वो एक पैराडाइज था. दूसरा पैराडाइज एक्चुअली था
कश्मीर में दारा एक जगह है श्रीनगर से बाहर, कुछ 15 किलोमीटर बाहर। आप पहाड़ियों में जाएं तो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत नदी बहती है, उसका नाम है मलहुरी, आइस फेड स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम महादेव। और वहाँ से वो नीचे आती है और उसके साइड में हाई अप इन द हिल्स अबाउट 1 किलोमीटर or 2 अप फ्रॉम दच्छीगाम सैंक्चुरी, जहाँ पे लास्ट बस वहीं तक जाती है। उसके बाद वे जो ऊपर चलती है आपको चल के जाना पड़ता है। अच्छा। और आप उसको वो नदी के साथ साथ में जाते हैं, उसकी आवाज़ आपके कानों में। वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं, वॉलनट ट्रीज हैं, वो एक अलग एप्पल ऑर्चर्ड्स माहौल है। लेकिन हमारे घर में एक बहुत ही अहम चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी की चाइल्डहुड में आपको वो मिला होगा, और वो है कि हमारे पास, हमारे घर में, हमारे गार्डन में हमारा अपना चश्मा था, स्प्रिंग था। और जो आई थिंक बायजी एंड बेंदेड ने उसको धीरे धीरे, बेंदेड वाज वो आई थिंक डिगिंग इट आउट एंड फाइनली दे रियलाइज इज वाटर। उनके अगर आप वो बुक में आपने वो लिखा, बुक का अगर आप वो कवर देखेंगे तो वो एक पिकनिक पे हैं, अभी आप देख रहे हैं, दिस इज अ फोटोग्राफ टेकन इन 1936। तो वहाँ पे वो अपने कोई पिकनिक पे गए होंगे, उनकी ज़मीन थी मेरे ग्रैंडफादर की वहाँ पे पहाड़ियों में, दे वेंट फॉर अ पिकनिक। तो बेंदे ढूंढती, वो देख रही थी कि कुछ गीला गीला उसको, उनको लग रहा था, तो थोड़ा सा पत्थर से उसे और किया तो उसमें थोड़ा पानी निकलने लगा। तो उन्होंने सोचा अरे यहाँ पानी आ रहा है, व्हाई नॉट ट्राई। तो दे बॉट कुछ 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने वहाँ पे खरीदी और उसको फिर और खोदा, और खोदने से धीरे धीरे, जैसे हमारे पास ये चश्मे हैं, चश्मशाही है कश्मीर में, वेरेनाग है कश्मीर में, आपके ऑफ कोर्स शालीमार और निशात बहुत ही विशाल चश्मे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चश्मा है, क्योंकि वो हमें वो वाटरफॉल्स के उसमें फोटोग्राफ्स है किताब में, इट यूज्ड टू फ्लो आउट थ्रू द बॉटम ऑफ द चेरी गार्डन. You have a caricature done for that. No, there is actual photographs also. There are also actual photographs there. The thing is that it was ice cold, pure mineral water. कोई bottle में आपको वो ऐसा पानी नहीं मिल सकता है, because it's so beautiful. And it was ours. वो आप दिन भर वहाँ पे या तो उसमें जंप करो, नहाओ, पियो, खाना पकाओ, ये। और आज भी कई सालों बाद, आज भी, हालांकि वो जगह अब गई है, अब हमारे हाथ में नहीं है वो, लेकिन वो स्प्रिंग अभी भी वहाँ पे है, और अभी भी जो उनके नए मालिक हैं उसको प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे हमने देखा था। जी जी। और स्प्रिंग को हम, व्हाट डू वी कॉल स्प्रिंग इन कश्मीरी? नाग, वेरेनाग, कोकरनाग. So the nags were supposed to be the deities, the serpent gods who lived there inside, underneath, in the water. In the water. Right. So we are missing the co-author also. She unfortunately is under the weather, so Yes. otherwise we would have loved to have her at least online. But I will only say this: I don't, for your benefit, Leela, Billy. Our family name is Billy, from Billa. So she is Billy to us. Billy is, if you read the book, Billy is technically, if you like, my aunt. Actually, she is my cousin, sister. There's only 5 years which separate us. Billy was adopted by my grandparents. That's a story, but it was a very long and a beautiful story. But what I want to say is that Billy, unfortunately, so when we started writing this book, it's taken us 3 years to write this book, and it has just been published. recently. But of late, ever since the book actually got published and the work was over, Billy discovered that she was a victim of Parkinson's. oh, So what she is suffering from is Parkinson's disease. So her ability to now, her action and her, her life has changed. okay. Had we decided to write the book today,
wouldn't I have don't been think a it would have possible. been possible. It was meant to be. It was the meant to time be. it She was has meant to finished be. it, and Yeah. she is now battling a different battle. Different battle. of So, but Parkinson's. how did you manage? Because she is in the US, and how did the writing process happen between you and her? उसमें तो ये अवंती जी Scripts ऐसी going here, हाँ, scripts going there, then the publisher. कौन सा giving- स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा था. अच्छा, वो अपनी कहानी बता रही थी, मैं अपनी कहानी बता रहा था. वो एक ऐसे स्पोकन एंड अनस्पोकन, और कभी कभी उनके लिए मैं कुछ लिखता था, मेरे लिए वो कुछ लिखती थी. वो शी इज अ स्कूल टीचर देयर, Yeah, वेरी गुड. yeah, सो शी कुड yeah. यू नो से सिद्धार्थ ये Yeah. लफ्ज तुम्हारा गलत है. अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है. head mistress. हाँ, Yeah. हेड मिस्ट्रेस का वो Yeah, है. yeah. बट ऐसा था कि बिली लीला के पास उनकी माँ की Letters. पूरी Diary. पूंजी थी. डायरी भी थी, उनके लेटर्स भी थे. और वो एक अनयूजुअल हिस्टोरिकल एलिमेंट है कि जिस उनके जो चिट्ठियाँ जो थी फ्रॉम 1935-36 to 47, 10 years almost more, of letters which she used to write religiously to her parents in England who were worried about her. After all, their daughter has Exactly. left England to come to Kashmir India. and settle down Yeah, there, where there is yeah. now some trouble also going on. Yeah, yeah. And how is she? And who has she married? She has married a man who is 12 years older than her. He already has 4 sons. He's balding. She is a young woman, very pretty. Is she going to be happy with this man? So she used to write to them every week, partly to reassure them and partly to bring them into touch with what is going What's on in happening on the Kashmir ground. and how she is learning, and how she watched a band performance, for Yeah, instance. yeah. How she learned the language, how she learned how to wear the sari. आपको याद होना चाहिए, that was the time of the Maharaja. So what she is describing and writing about is when Maharaja of Kashmir and his darbar used to take place, and my grandfather was a part of that darbar. Yeah, yeah, yeah. तो वो एक जिंदगी कुछ और थी. वो जो कपड़े पहनते थे, वो टर्बन होती थी, वो जोधपुर होते थे, वो सोड पहन के जाके दरबार जाते थे. अच्छा, sword भी होती हाँ थी? हाँ, वो सेरेमोनियल्स पे हर रोज Ceremonies रोज तो अपने ऑफिस Ceremonies पे, सोड पहन के तो ऑफिस नहीं जाते थे, बट वो भी था. वो भी था, right. तो वो सारा कुछ डिस्क्राइब जो करती थी. वो चिट्ठियाँ जो हैं, बेनदत्त के फादर, मार्गरेट्स फादर फेल्ट के ये जो चिट्ठियाँ हैं, ये इतनी खूबसूरत हैं क्योंकि दे हैव नेवर कम टू इंडिया. They didn't know. It was all, the only knowledge they had was from through the Bendat, letters. from those letters. तो कहा कि ये बड़ी interesting letters हैं, उनको उन्होंने destroy नहीं किया. They used to read them and reread them, and they used to preserve them. So those letters were finally handed over to Bendat when she went to England, when the exile took place, and she went to England finally when she was separated from her husband. Husband was jailed. My grandfather was jailed. He spent nearly a year in jail, and she and Leela went to England. Then those letters were came given out, to yeah. her. Yeah, yeah. And then many years later, when again another exodus Leela's mother had to have, in the 1990s, which you are aware of, Yeah. when she was leaving Kashmir a second time, and the love of Kashmir that she had, that she gave those letters to Mrs. Leela, to Leela. Billy, to say, देखो ये चिट्ठियाँ हैं. If you can make some use of these letters, do so. If you can't, ask your daughter, who is aware of what the life was, and then she can also write it. So up to, I'm really feeling now, and I think you have also mentioned it once, that those letters are still there. We've hardly used 1/10 of Yeah, the material. Exactly. That was my next question, actually, because there's still a huge treasure there. The letters that you've put here and the conversations that are in the book are, I think, partly a part of the, like, you know, just the tip of the. At the tip of the iceberg, the 10%. Yeah, yeah. So the rest of it is there. So my vision is that those letters should be annotated. Okay. There should be a common. अच्छा हो गया, अभी हमने किताब तो लिख दी है, and it's a popular kitab, and if you have read it in a night or 2 nights, it means Yeah, it is told as a story. It is what- lucid, it's beautiful, it is going in a flow. I couldn't make out when is Siddharth ji writing or when is Leela ji writing. It was so beautifully in sync.
I mean, it was, I mean, I don't need to explain it more that I the moment Amazon delivered it, I was done with it the next morning. So. Oh, lovely. Because actually हमारा काम 3 साल तो लगे, लेकिन फिर भी आसान इस प्रकार था अवंती कि ये एक किताब को 4 लोग लिख रहे हैं। 4 लोग लिख रहे हैं, यानी कि मैं तो हूँ, मेरी बहन आंट वो तो हैं, उनके पास चिट्ठियां हैं तो वो ज़्यादातर अपने, और माँ से ज़्यादा क्लोज थी तो उनका लिख रही हैं। मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्रभावित होता था, उनके मेमोइर्स मेरे पास हैं और मैंने लिखा भी है, उनके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, वो मेरे पास हैं। तो if you see the chapters are divided a lot. And you mention at the bottom that this chapter is written by Leela and तो वो 4 लोग लिख रहे हैं उस चीज़ को, और इसका ये मतलब है कि एक्चुअली हमारा बहुत कंफ्यूजन था कि ये 4 वॉइसेस जो हैं वो जार तो ना करें, वो ऐसा ना लगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो क्या है, क्योंकि वे राइटिंग वन आफ्टर द अदर पूरे फ्लो में जा रहा है। उसमें मेरे ख्याल से हमारा पब्लिशर्स रूपा ऑल्सो काफ़ी बहस वहस हुई, उन्होंने भी खींचातानी हुई उस चीज़ पे। कहीं एक चैप्टर निकल गया फिर वापस आया, वो सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन we learnt a great deal. But I do believe that as of now, and as we have heard in some of the reviews also, and as you say, actually it is, you read it, it's a love story. it's a love story. But it is a love story of a very politically volatile time, Yes. and the memoirs, because my grandfather was the witness, eyewitness All that happened to at that time. Yeah. We were not. Yeah. But so it is in his words. So in my grandmother's words, it is the personal touch. In my grandfather's words, it is the political touch. And for Leela and ourselves as children, it is our, they were our influences, if you feel like. Yeah. then- And you've greatly mentioned it, the unforgettable heroes at the beginning. my most Baji and unforgettable- Bendit, the Yes. most unforgettable characters. In and my life. This, I mean, I feel really lucky that I have been also touched by their characters and this Thank you. through this book. You know, because in the beginning there is a letter that you talk about where you know, your grandfather is trying to pull you out of a phase where you are going through a dip, and because you've been applying to a couple of places, and then Yes. that letter, I really wanted to take a picture of that letter and send it to my son, because really? it really means there's so much you know, power in the letter. And I don't know, I'm a little stuck on what grandparents and the elders say, so I keep sharing it with my family. Well, my grandfather, I think, was very tolerant of me. Because ये एक लड़का जो है, what does he think of himself? I thought कि भाई इतना मैं काबिल हूँ, सेंट स्टीफेंस का हूँ, तो the world has to accept my talent. And why is it not accepting how great I am? So when my article was not published, I was telling my grandparents, the world has come to an end. My life is over. My article, the person had said he would publish, now he's not publishing it. And that is when I wrote to my grandfather to say, okay, what do I do? This is life now, it's over for me. And that's when he wrote me that letter, which I preserved because it actually did the same thing for me. Because he said that he was a prime minister. As a prime minister of a country, he came to the New Delhi, to the corridors of power, and he waited outside some secretary's door because secretary ने कहा, I'm busy, you wait outside. तो आप कहीं के भी prime minister हो, कोई भी हो, अहंकार कहीं भी हो सकता है. You have to face it. So you cannot, there's no point in being, you know, so depressed about it, because life goes on. कभी उतार है, कभी चढ़ाव है. So that was what my grandfather did. But most important was, he was at the most critical political time in Kashmir. First of all, he was the only Kashmiri Pandit who came up through merit. Yeah, yeah. He was first an archaeologist who archaeological trained department, under Sir John Marshall, who was a great world famous archaeologist, yeah. and he was in the archaeological department, and he wrote perhaps, which is one of India's, Kashmir's certainly most
definitive book on the ancient monuments of Temples, Kashmir, yeah. which is still aaj bhi prachalit hai. Prachalit hai. You can see that book is referred to even today. And then the Maharaja took him into his service. So he began as the administrator. but he was a kind of a political secretary, a foreign secretary. yeah. He was an IG of customs after that. Then he yeah. became a chief secretary. Yeah. Then he became army secretary, minister in waiting. Then he became prime minister. And there is no example in Kashmir's history under the Maharaja of a Kashmiri Pandit. Kashmiri Pandit, yeah. Those people who became prime ministers, you see what happened was the Maharaja used to have prime ministers whom he could control. He had many South Indians. Yeah. He had many Britishers. Yeah. So they were all dependent on the Maharaja's, Final. beneficence Yes. to munificence. But my grandfather was somebody who was a Kashmiri who could speak with the people. So as a matter of fact, he was able to defend himself and discover the problems which were around him and advise the Maharaja in a way that he had never been advised before. But the problem was that he also realized that the Maharaja was being influenced by, there was a gentleman called Swami Santdev. Sunday, yeah. And That's in the Santdev book. sold him a dream, which I don't think that the Maharaja normally would have bought that dream. But the Maharaja was under pressure. Because Sheikh Abdullah had started a campaign of quit Kashmir. Quit Kashmir, yeah. Leave, the Dogra should leave Kashmir. And Dogristan also was a promised land. So therefore the Maharaja was forced, and then Pandit Nehru was very much in favor of Sheikh Abdullah, which was ironic because after he made Sheikh Abdullah the Prime Minister of Kashmir, 3 years later he got him imprisoned again. For 12 years he had put him into prison because he didn't do the things that he had said he would do. So therefore, as far as my grandfather was concerned, he had to walk a tightrope. The Maharaja will was to have a Dogristan which my grandfather didn't advise him for. But for the Maharaja's thinking was that in that Dogristan, the Muslims would not be in majority. So it would be a bigger thing, so then Sheikh Abdullah's principality would be reduced. I think that was the political decision that they were taking. But meanwhile, it was a foolish decision that he was taking of imagining that in a new political dispensation, when India is becoming independent, that it will allow anybody to create a Dogristan within India. Which also had parts of Himachal. It had parts of Himachal because Kangra, they were from that Kangra particular Valley, area, and also parts of Lahore. Huh. So all that was part of what was the greater Dogristan. So my grandfather, the Maharaja even made a crown of Dogristan and showed it to my grandfather. And my grandfather said, I'll advise you about this tomorrow because I won't tell you right now. But दूसरे दिन वो गए उनके पास, उन्होंने कहा देखिए, I don't think it is advisable, क्योंकि महाराज जी को ये एडवाइस किया था संत देव ने कि पंजाब को कैसे हम जीत लेंगे, बहुत आसान है, आगे जो हैं लोग जो हैं ढोल पीटते हुए निकलेंगे और पीछे जो है कुछ अपने जो हैं 1-2 ट्रूप्स होंगे और एक पंजाब का शहर जो होगा वो एक गिरता चला जाएगा और आपको मिलता चला जाएगा. And my grandfather said that for someone to even believe that something like this could happen so easily, देखिए वो है ना, what is that saying, that those whom the gods wish to destroy they first make mad. तो ये कुछ पागलपना था कि आप इसको ऐसे believe कैसे कर सकते हो when you are so experienced in life. And during that period of time of 1947, he realized that one of the most well-known incidents is that my grandfather did not allow Pandit Nehru to come and meet Sheikh Abdullah. And that became infamous. And my grandfather was not a political man. And he suffered for it because he was just an administrator. But there is an incident where the Viceroy sent a request
to the Maharaja, and then my grandfather had to go to the Maharaja because the Viceroy's emissary came with him to say, Pandit Nehru wants to meet with Sheikh Abdullah, please allow him. Allow him to. So he said, but dekhiye, this letter is for the Maharaja, it's not for me. आप आइए मेरे साथ, we'll go to the Maharaja. If the Maharaja feels that Pandit Nehru should come and he says so, we'll do that. Maybe it is different from what I'm saying to you, that he is not welcome here right now. Right. Not at this time. So they went to the Maharaja. रात का time था. So the Maharaja has said, and this is in the memoirs and in the notes, कि देखिए, I feel it is not the right time for Panditji to come. And in case the government of India, or whatever existed at that time, would like to insist that Pandit Nehru should come, I am ready to abdicate. वो उस वक्त की situation थी before Sant Dev had reached a point where people would advise him in the palace intrigue कि अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थोड़े से आप अगर ये प्राइम मिनिस्टर को निकालते हो, ये आप एक कांटा हो गया बीच में, तो देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फील ग्रेटफुल टू यू. एंड माय ग्रैंडफादर सर्टेनली सफर्ड बिकॉज while it may have been the Maharaja who wanted to have done, nobody could have acted against his wishes. The actual action was taken by my grandfather. जो वहाँ पे रोका गया उनको, और जो वहाँ पे उनको फिर very well treated he was, डाक बंगले में रखा गया, लेकिन अंदर आने नहीं दिया था. वो मेरे grandfather का नाम आ गया उसमें, तो he was headline, the Prime Minister, small. And that chapter is Pandit versus Pandit. पंडित versus पंडित, दोनों कश्मीरी थे, तो और भी ज़्यादा उनको जो भिड़ गए उस पे. मैं अभी छोटा सा एक रेफरेंस दूंगी. जो आप बता रहे थे पंडित आरसी काक का, जो बहुत ही मॉन्यूमेंटल एक बुक लिखी है उन्होंने, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर. फॉर मी, जब मैं अपनी लास्ट बुक का रिसर्च कर रही थी विच इज़ अबाउट द एंशिएंट एंड लॉस्ट टेम्पल्स ऑफ कश्मीर, तो मेरे को कहीं से भी कोई भी फील्ड विजिट, रिसर्च, जब भी मैं जो भी करती थी, आई वुड ऑलवेज गो बैक टू दैट बुक एंड understand what has Pandit R.C. Kak written. If it is the same, then I mentioned it in the book. Otherwise, I've left it because I didn't want to get into any sort of controversy there. So that book is truly a Bible in a way for us, our generation. I don't know how much time we have. दो बातें मैं आपको उस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ, और उस किताब से जो आगे निकलता है. सबसे पहले उसमें 4 लाइन थी उस किताब में, जो महाराजा साहब ने कहा था. आप इसको निकालिए. ये किताब लिखी गई इन 1922 और he had got a publisher in the Asia Press, India Press, I think. I can't remember exactly. England, yeah. So he had the publisher. He had to get, as a government officer, he had to get the consent of the Maharaja. Only Maharaja, one, all and all. Maharaja ने कहा, ठीक है, आप पब्लिश कीजिए, ये 4 लाइनें निकाल दीजिए. That had something to do with Dogra rule. कुछ था. अब मेरे ग्रैंडफादर, अपनी क्रिएटिव चीज़ होती, अड़ गए. मैं नहीं चेंज करूँगा. अच्छा. वो उन्होंने चिट्ठी में भी मुझे लिखा. अच्छा. उन्होंने कहा, वो जो किताब जो है 10 साल के लिए पब्लिश नहीं हुई. 1932 में जब महाराज साहब के सर्विस में आया, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्विस से मैं पॉलिटिकल सर्विस में आ गया, तो मैंने भी सोचा कि यार अभी आई एम सेइंग गुड बाय टू आर्कियोलॉजी, तो कम से कम किताब तो पब्लिश करो. और उसके उन्होंने वो 4 लाइनें निकाली, और अब वो किताब जो है वो आपके लिए इतनी वैल्यूबल किताब बनी है. नहीं तो वो भी अगर अहंकार होता तो वो भी नहीं होता. तो वो हुआ, और इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद उन्होंने ना कोई और एक्सकवेशन की है, ना कोई और किताब लिखा है. लेकिन एक एक्सकवेशन बाकी है, और वो एक्सकवेशन हमारे लास्ट पैराग्राफ में बाकी है. बुद्धिस्ट सिटीज. देयर इज ए लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी of Kashmir. Yeah. And it is there somewhere. We have seen the evidence of it. I have seen the evidence of it, and my grandfather has said
what you are seeing is 2000 years old. Yeah. हमारा जो घर है दारा में, वही जो घर जहाँ पे पैराडाइज में कहता हूँ, उसमें चश्मा है, उसके साइड में एक पहाड़ी है नदी के उस पार. तो नदी के उस पार जो है पहाड़ी जो है यूं गोलाई में जाके फिर एक लोअर लेवल का जो उसका डोम आता है और फिर वो नीचे निकल जाता है. एक दिन सुबह कुछ बारिश हुई थी तो मैं उठा, सुबह आंगन में आया, ब्यूटीफुल लवली चेरी ऑर्चर्ड कश्मीर, श्रीनगर दूरी में, और मेरी नज़र गई टुवर्ड्स ये पहाड़ी. तो उस पहाड़ी से कुछ हद तक 2 जगह पे ज़मीन खिसक गई थी बारिश में, डेन्यूडेशन की वजह से खिसक गई होगी. एंड अंडरनीथ दैट वन कुड सी 20 feet or more of an ancient wall inside the mountain. मैं कह रही क्या है? What is this? Is there a building inside the mountain? I asked my grandfather. And then when he looked at it, he said, yes. My grandfather, just a mile or 2 away, had made the most important discovery of Buddhism in Kashmir till then, which was the monuments of Harvan. So Harvan का जो है वो monastery is there, beautiful place. From you go to Kashmir, आप देखेगा Harvan is a very beautiful location and you will really enjoy it. But you have to climb a lot of steps. मैं धीरे-धीरे गया, about 600 steps. So, but he thought he would find something there, which I can tell you briefly. The 4th Buddhist Council under Kanishka, Lord Kanishka, was held in Kashmir in the 1st century AD. Kashmir was a Buddhist, origin state. Buddhism came from there. In that Buddhist council, there was a rift between the ancient Hinayana Buddhism and the new Mahayana Buddhism. And the recordings of that were on copper tablets, buried in that same place. And मैंने कहा कि आज जैसे कॉन्फ्रेंस नहीं कि आज आए और कल चले गए. वो उस कॉन्फ्रेंस में 2 महीने लगते थे लोगों को आने के, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम चाइना एटसेट्रा. और फिर वो कॉन्फ्रेंस भी महीना भर चलती थी और लोग जो हैं टैबलेट्स पे इंस्क्राइब करते थे, टाइम लगता था. सो दैट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल turning point for Buddhism globally. If anybody finds it, it's an international find. तो ही थॉट कि भाई ये टैबलेट्स यहीं पे होंगे हार्वन में, नहीं मिले. अब उनको ध्यान आया दारा में हो सकते हैं. दारा की जो एक विशाल जो एक उसकी पोजीशनिंग है, इज वो जो the 2 stupas would be like a mountain, 2 mountains. और उसके बीच में, अच्छा, those mountains are barren, उसमें पथरीला है क्योंकि as my grandfather said there is masonry underneath. And that's how we discovered Harvan. Harvan में वो इतने अच्छे खूबसूरत फील्ड्स थे, लेकिन एक जगह थी जहाँ पे पूरा बैरन था, सिर्फ एक छोटा सा स्टंटेड पेड़ था. And there he discovered कि यहाँ पे Harvan है. That is how he excavated and found Harvan. तो यहाँ पे the domes were barren, but between them was a green grassy patch. So there's a green grassy patch, which means that there was a water body below this. So imagine 2 beautiful, imposing stupas overlooking the Dal Lake in Kashmir, and the entire curve of the mountains, because there are stupas and monasteries discovered all the way up to Pari Mahal and Chashma Shahi and what is where the hotel now, I think Oberoi, in old days Oberoi कहते थे, अब तो ललित हो गया, Lalit Hotel. There are monasteries all that round. So these are huge. It's a complex which is worthy of where the 4th Buddhist Council would have been held. So there is the copper tablets are buried somewhere there. It has been preserved from quarrying, luckily. Some of it has been because of my grandfather. Some of it has been because of agitation by the villagers, because they were getting a lot of rubble and muck into their fields. And now, the Archaeological Survey of India
after 50 years of my writing to them, and because the situation was not conducive either earlier, now I went with the director of archaeology of Kashmir and visited the place with him and showed him कि देखो यहाँ पे एक वॉल थी, अब तो नज़र नहीं आ रही है वो तो मैंने 30 साल पहले देखी, और यहाँ दूसरी वॉल थी, और वो देखो अभी भी उसके बीच में जो है एक हरियाली स्पॉट है, और हम उसको कहते थे दैट ग्रीन एरिया, दैट होल एरिया वाज कॉल्ड बाय एज बुद्धास गोल्फ कोर्स, कि भैया बुद्धा यहीं पे होगा यहाँ पे ग्रीन प्लेन लेवल पे यहाँ पे गोल्फ खेलते होंगे, तो बुद्धास गोल्फ कोर्स इज स्टिल देयर. So now Dara has gone, it has changed, it is different, our house is not there. Some trout farm has come where we had apple orchard and cherry orchards, but that house is gone. It's in my imagination, and the paradise is in my imagination. Yeah. But I'm hopeful that if we forget it, even if you don't find the copper tablets, the discovery of another lost Buddhist city of this magnitude in Kashmir means very clearly that Kashmir is deserving of being declared part of the Buddhist circuit of India. Why does it stop only at Bodh Gaya? Yeah. And exactly. There are too many Buddhist sites and stupas in Srinagar. Who would imagine that Kashmir actually deserves to be and part many of the temples had Buddha statues along with Vishnu and Shiva in Srinagar. So the Nags offer you a glimpse of the Vaishnavism, Shaivism of Kashmir, and the ancient Buddhist structures offer you a glimpse of the Buddhist legacy of Kashmir, which, if it is discovered, I think it would continue the legacy of my grandfather. Thank you. Thank you so much. On that note, like you inspired with your Surabhi program, you sparked that search to know about Indian culture, Bharatiya culture, with this discovery of a lost or a hidden Buddhist city. Maybe very soon we will have an open house, a discovery, or some event around I don't that. think very soon, but it is in the process Wishful. now. It has I'm been wishful. I'm abhi wishful. usko officially it is part of the Government of India's Khoj. We've had a conference on that also now. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'm truly honored. Thank you so much. Thank you, I'm really Avanti. looking forward to this event with Thank you, Thank you Avanti. so much. And never imagine that, I would be reading this without thinking ever that I would be meeting you and talking about this book with you. It happens with me too. I never thought I would meet somebody who was going to tell me about the Kashmir that was, and someone who's younger than me telling me the Kashmir that was. So I'm looking forward to that too as well. Thank you so much. Take Thank care. you. Bye. Wonderful interaction it was. Thank you so much, Siddharth Kak ji and Avanti Sopori ji. And now I invite Dr. Mrunal Naik, Project Director OCLF, to propose formal vote of thanks. Thank you, Shweta. Great thanks to Shweta. Always. I'm starting thanking her because to be very honest, I just have to message her, please block this date and you have to do it. So most of the time I miss thanking her. So that's why today I'm starting to thank from her. So thank you so much, Shweta, for anchoring. And every time when Shweta anchors, we get appreciation from the audience that please share the name of your anchor. She is just wonderful. Thank you so much. And I won't thank, but I am thanking on behalf of the entire team OCLF, which includes Mr. Aditya Bhandari, designing team, marketing team, Amit Gandhare, Archana Dhole, and the entire team of housekeeping. So on behalf of all, we would like to thank Mr. Sunil Raisoni that he gives us the opportunity to organize such a grand event every year, and he just gives us go ahead every time. Just because of his support, we are able to do such kind of events for everyone. This is the motivation that we need always. All the principals of Raisoni Group of Institutions, Untwale sir, Aarti ma'am, Amina ma'am, Meena Rajesh ma'am, everyone, Vivek Kapoor sir, HR Mr. Ashwin,
they all are the force behind this particular event. I always say that Mrinal is just a face which is visible to everybody because I am communicating on behalf of the team. So that's why my face is visible. And that's why that particular title is there. But I am just working with the team, and the force behind is the team only. So I would request you all to please give a round of applause to the team OCLF. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the audience. Thank you so much for all the staff and students of Raisoni Group of Institutions. Thank you so much for supporting us for this particular event. All the media partners, Times of India, Dainik Bhaskar, Lokmat, Navbharat, and all online and offline media partners who have been associating with us for the Orange City Literature Festival and making it a grand success. All the Marathi, Hindi and English newspapers of Nagpur, which includes all the names, you will be able to see those names tomorrow here, because I may not recollect right now. So thank you so much all the media. And all the supporting schools also, which you will be seeing tomorrow, the students who will be coming here to attend the event. So on behalf of our team, I am thanking everybody. The decoration, the content, the style, the sessions, the timetable, everything is the effort of a team. And I would request you all, whenever you step out of this particular event, do appreciate the team OCLF. So thank you so much. Special thank goes to our special guests today, Dr. Devdutt Pattanaik, Dr. Radhakrishnan Pillai, Siddharth Kak sir, Avanti, and I would not thank Rajan Welukar sir because he is a guru and I actually bother him every week, or maybe during the festival, most of the time I bother him. Thank you so much.